नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, रमेश चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी आने वाले हैं। ये भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट में जो प्रदर्शन किया यूथ कांग्रेस ने कपड़े उतारकर, वो मामला ठंडा नहीं हो रहा है बल्कि और गर्म होता जा रहा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। आज दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया है। कल तक इनको डिटेन किया गया था, आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कल से इनसे पूछताछ चल रही थी और बताया जा रहा है कि करीब 8 घंटे तक इनसे सवाल जवाब हुए, लेकिन पूछताछ में सहयोग नहीं करने की वजह से भानु चिब की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस अलावा कल 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। ओरिजिनली 4 लोग गिरफ्तार हुए थे यूथ कांग्रेस के। अब पुलिस के मुताबिक यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के पास इस प्रदर्शन की पूरी जानकारी थी, मतलब इनकी नो हाउ में यह सारा प्रदर्शन हुआ, यह पुलिस कह रही है। बल्कि इतना ही नहीं, यह भी कह रही है कि उदय भानु ने ही प्रदर्शन का सारा खाका तैयार किया, सारा ब्लूप्रिंट तैयार किया, मतलब इस प्रदर्शन के पीछे का दिमाग ये थे। लंबी पूछताछ के दौरान उदय भानु ने सहयोग नहीं किया, ज्यादातर सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। अब पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है और अब रिमांड मांगने की भी तैयारी की जा रही है। इसके बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करके सबका विरोध किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध ये देश की बुनियाद है। महात्मा गांधी और भगत सिंह ने भी विरोध का यही रास्ता दिखाया था। अब ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। इस मामले को थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये मामला इतना बड़ा क्यों बना है। आप सब जानते हैं कि ये सब कुछ एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हुआ। कांग्रेस कमीजें उतारकर और जो टी शर्ट पहनकर गई थी जिस पर लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, वो प्रदर्शन किया। वो बहुत से लोगों को बुरा लगा। इनफैक्ट कांग्रेस के सहयोगियों ने भी उसको गलत बताया कि जगह का चुनाव गलत था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गंदी और नंगी राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की थी। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। अब इस बीच ये जो पुलिस का एक्शन हो रहा है, इससे कांग्रेस ये केस मेकअप कर रही है कि बड़ी हाई हैंडेडनेस है और एक लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन जो बिल्कुल अहिंसक था, चाहे जहां भी था। आप उसके मेरिट वो बहस में वो नहीं जा रही। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अहिंसक प्रदर्शन था, इसमें ऐसी ऐसी धाराएं लगा देना, गिरफ्तारियां इतनी कर लेना, जहां पर वो पोस्टर छपा जो कि टी शर्ट पर चस्पा किया गया था, वो वहां जाकर के गिरफ्तारियां करना, वो प्रिंटिंग प्रेस बंद कराना, ये सब कुछ जो है ये जरूरत से ज्यादा किया जा रहा है इस वक्त और एक किस्म का दमनकारी एक्शन जो है वो ये है। अब राहुल गांधी ने क्या किया, अभी तक देखिए इस मामले में राहुल गांधी का कोई पोस्ट नहीं था। डायरेक्ट राहुल गांधी ने इस प्रदर्शन के ऊपर कुछ नहीं बोला था, न राहुल गांधी ने न प्रियंका गांधी ने। राहुल गांधी ने कल एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस के बब्बर शेरों, डरना मत किसी से। और मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के और आरएसएस के लोगों से कि आप इतने कमजोर क्यों हैं कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन से इतना घबरा गए। पहली बार राहुल गांधी ने पूरी तरीके से इस आंदोलन को भी और अपने लोगों को ओन किया और कहा कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। बल्कि वो कह रहे हैं कि मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो राजनीति है ये खराब राजनीति है, गंदी राजनीति है, तो और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। तो राहुल गांधी कह रहे हैं मैं बताता हूं कि किसको शर्म आनी चाहिए। फिर उसमें उन्होंने एप्स्टाइन, उसमें ट्रेड डील, उसमें हरदीप पुरी, उसमें तमाम तरीके की बातें जो कुछ वो पहले कह चुके हैं उसको नए सिरों से पिरो डाला। एक बार सुनते हैं राहुल गांधी की बात। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है ये शर्म की बात, देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी, ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है।
प्रोफेसर साहब इस स्टूडियो में आ गए हैं सर, स्वागत है आपका भी। अब राहुल गांधी ने सारी बातें की, जैसे मैंने कहा इसमें कुछ नया नहीं था। इसमें नया ये है कि इस प्रदर्शन को लेकर के और अपने यूथ कांग्रेस के वर्कर्स के समर्थन में पहली बार खड़े हुए हैं इस सारे विरोध के बाद राहुल गांधी। बाकी सारी बातें जितनी हैं उसमें नई बात मुझे तो केवल एक लगी, बाकी मेहमान बताएंगे कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नहीं आए पार्लियामेंट में तो वो नरवणे जी की किताब का मामला नहीं था, वो तो ये सारे मामले थे एप्स्टीन का और अडानी का और इस सब का मामला था। तो 4 दिन तो उस किताब पर नहीं संसद चली, राहुल जी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो मामला दरअसल था ही नहीं, मामले तो ये थे मेन। खैर एनीवे, अब कांग्रेस और राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस के बब्बर शेरों के खिलाफ दमन किया जा रहा है और ये कार्रवाइयां जो हैं सरासर लॉ का मिसयूज है। क्या गलत हो रहा है कुछ? यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई है। नहीं, अगर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष कहता है कि हमारे जाबाज वहां गए थे तो इसका मतलब कि वो साजिश करता है, तो उससे पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए? और अगर ऐसा मामला बनता है तो गिरफ्तारी भी क्यों नहीं होनी चाहिए? हर चीज में ये कहना कि नहीं ये तो अतिरेक हो गया, अतिरेक तो वो था जो भारत मंडपम में हुआ। और क्या ये देश के किसी व्यक्ति को नहीं लग रहा है कि सरकार कैसी है अगर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अवसर पर भी इस तरह की हरकत कोई करके और बच के निकल जाए? भाई आप कोई तो नियम कानून चलेगा ना, या आप कहें कि नहीं वो सब माफ कर देना चाहिए? धरना प्रदर्शन लोकतंत्र की मूल शर्त है। धरना प्रदर्शन के साथ आप कहां तक जा रहे हैं उसको देखते हुए नियम कानून तय होंगे, लेकिन ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसे अवसर पर जो कुछ किया यह सामान्य घटनाक्रम नहीं था, देश को शर्मसार किया है। और मैं फिर कह रहा हूं, क्या उन्होंने माफी मांगी? क्या उन्होंने कहा कि नहीं गलती हो गई हमारे लड़कों से? नहीं कहा ना। तो अगर राहुल कांग्रेस से कह रही कि वो जाबाज हैं, वो भगत सिंह, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, बताइए भगत सिंह बता रहे हैं उन नंगों को, ऐसे लोगों के साथ क्या होगा? और कमाल की बात है, राहुल गांधी जी आज कह रहे हैं कि वो तो डर दूसरा है इसलिए नहीं आए। तो फिर आप क्यों ये तमाशा कर रहे थे नरवणे की किताब वाला? आप सही सवाल क्यों नहीं पूछ रहे थे? आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि ये नरवणे जी वाली किताब वाला तो मसला ही नहीं था, आप तो उसमें फंस गए क्योंकि नरवणे जी ने भी आपको एक्सपोज कर दिया। तो क्या राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ तमाशा करना चाहते हैं, सदन न चले ये चाहते हैं? सही जो सवाल थे वो पूछते और उस पर प्रधानमंत्री भागते तो वो लोगों के सामने दिखता। वैसे इस वीडियो में भी उन्होंने कहीं यूथ कांग्रेस ये जो प्रदर्शन हुआ इसका कोई ओपन जिक्र नहीं किया, लेकिन ये ठीक है कि साफ दिखाई दे रहा है कि वो उन्हीं के लिए कह रहे हैं। लेकिन 4 दिन तक राहुल गांधी खामोश रहे, कुछ नहीं बोले राहुल गांधी, एक पोस्ट नहीं किया अपने लोगों के समर्थन में। उन्होंने गलत किया ठीक किया कुछ नहीं। 4 घंटे बाद प्रदर्शन के कांग्रेस के बाकी नेता तो आ गए थे, प्रवक्ता वगैरह डिफेंस में, राहुल गांधी नहीं आए थे। राहुल गांधी ने अब यह मौका चुना है जब थोड़ी पुलिसिया कार्रवाई बढ़ी है, उसके बाद उन्होंने ये बोलना जो है वो ठीक समझा। तो ये क्या राहुल गांधी का कोई असमंजस था इस विषय पर, आपको लगता है, बोलना ना बोलना? ये तो मुझे जानकारी नहीं कि उनका असमंजस था, देर से बोले लेकिन ठीक बोले मतलब कि वो अपने लोगों के साथ खड़े हुए। क्या क्या ठीक बोले नहीं, लेकिन खड़े होना अपने लोगों के साथ, यूथ कांग्रेस के जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ खड़े होना ये एक लीडर की पहचान है। मैं समझता हूँ उन्होंने ठीक काम किया। काम ठीक हुआ था कि नहीं हुआ था ये अलग मुद्दा होगा, उस पर कैसे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। और प्रदर्शन वहां पर हुआ जिस तरह से हुआ उसको किसी ने भी वो नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया कि भाई इस तरह के टी शर्ट उतार कर ये करके। लेकिन अब वो उससे देश की एकता अखंडता को खतरा हो गया। मुझे बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने एकता अखंडता को खतरा बताया है, और यदि विरोध प्रदर्शन से देश की एकता अखंडता को खतरा हो रहा है तो ये बड़ी गंभीर बात है। और अगर ऐसा हुआ है तो जो फेल्योर यूथ कांग्रेस के लोगों का, वो फेल्योर, उससे बड़ा फेल्योर तो भारत सरकार के इंटेलिजेंस का है कि इतनी बड़ी इवेंट हो रही हो और इंटेलिजेंस को पता नहीं हो कि देश की एकता अखंडता को खतरा करने के लिए युवक जो है वहां पहुंच गए। ये तो बड़ा है। तो कितने लोगों को सस्पेंड किया गया है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है इंटेलिजेंस के, पहले ये भी पता चले फिर क्या होता है। अब उस पर तो कोर्ट में जब मामला चल रहा है पुलिस ने रखा है, रिमांड होगा जो भी होगा चलता रहेगा। इसमें कोई मैं ऐसा बड़ा मामला नहीं मानता कि लेकिन अपने लोगों के साथ खड़ा होना इसमें केवल अश्लील होने के मतलब अश्लील भी हम जैसे समझ रहे हैं कि वहां पर ऐसी बड़ी इवेंट थी, उसके अलावा कोई देश विरोधी घटना हो मैं ऐसा नहीं मानता। और राहुल गांधी का खड़ा होना, मैं समझता हूं उनको पहले दिन ही खड़ा होना चाहिए था अपने लोगों के साथ। उनके नेतृत्व में हुआ कि नहीं हुआ, उदय भानु को पूछताछ करनी चाहिए। पूछताछ यदि आपको लगता है कि पूछताछ करनी चाहिए। खड़गे साहब का भी रिएक्शन आया है, खड़गे साहब को देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। कांग्रेस इस पर देश भर में प्रदर्शन भी करने जा रही है ट्रेड डील के खिलाफ, खास तौर पर यूथ कांग्रेस के वर्कर्स की और अब प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी पर खड़गे साहब बड़े नाराज हैं और उन्होंने इसको लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। जवान लोग एक प्रोटेस्ट किए हैं तो हमेशा प्रोटेस्ट करने के बाद
कहीं दूर ले जाके छोड़ देते हैं, कहीं वहीं छोड़ देते हैं, कहीं बॉन्ड लेके छोड़ देते हैं। लेकिन ये लोग कांग्रेस को निशाना बना के कांग्रेस में डर पैदा करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस डरने वाली नहीं है और कांग्रेस डरपोक नहीं है। मोदी साहब खुद डरपोक है, अपने छांव से भी वो डरते हैं। करीब पुलिस, ये डर कांग्रेस नहीं रही, डर मोदी जी ने। समीर जी, अब ये और खड़गे साहब का भी पहले ही बयान है, ये इससे पहले इनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया राहुल जी के साथ। देखिए, राहुल गांधी ने तब अपना वीडियो सार्वजनिक किया सोशल मीडिया पे, खड़गे साहब का तब बयान आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में जो कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने जो किया उसको लेके जब एक्सपोज किया प्रधानमंत्री मोदी ने जब मेरठ की रैली में, तो मुझे लगता है उसके बाद राहुल गांधी को लगा कि प्रधानमंत्री मोदी इतना स्पष्ट बोल रहे कि कांग्रेस की नंगी और गंदी राजनीति देश ने देखी है। और जब प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई आपको कपड़े उतारने की क्या जरूरत है, आप तो पहले से ही नंगे हो, जब इतना प्रधानमंत्री ने तीखा प्रहार किया तो राहुल गांधी को लगा कि अब हमें अपने साथियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और राहुल गांधी को यह लगा कि जिस कार्यकर्ताओं को हमने साधन संसाधन सुविधा उपलब्ध कराई थी कि एआई समिट में जाकर आपको ये सब करना है, अब वक्त आ गया कि प्रधानमंत्री हमले के बाद कम से कम ये तो बताएं कि जो हमारे कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ उसके साथ कांग्रेस है। फिर राहुल गांधी ने मुझे लगता है ये अपना वीडियो अपलोड किया है, लेकिन उस वीडियो में भी राहुल गांधी ने बहुत सी बातों को जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी उन मुद्दों पर चले गए जिस मुद्दों का कोई इससे कोई लेना देना नहीं था। आप एआई को लेकर स्पष्ट बात करते कि एआई में जाने की क्या जरूरत थी कि कांग्रेस के करते, क्या उसके बाद कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता उसके लेकर आंदोलन कर सकते थे? आप ट्रेड डील को लेकर कहते हो कि इसको लेकर हम एक आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। आप एक झूठी एप्स्टीन फाइल को लेकर आप तमाम तरह के जो आपने पार्लियामेंट में कहा उसका आप जिक्र कर देते हो। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जब लगा कि अब मुझे कोई बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरे कार्यकर्ता चले गए और पार्टी और कार्यकर्ताओं को संदेश जाए कि राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं, तो फिर राहुल गांधी ने तय किया और एक औपचारिकता निभाने के लिए उन्होंने अपना वीडियो जाहिर किया। और यह बात सही है कि यह पूरा जो प्रदर्शन हुआ था वो राहुल गांधी की सहमति से, कांग्रेस की सहमति से, उनकी रणनीति से हुआ था। और यही कारण रहा कि राहुल गांधी को मजबूरी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होना पड़ा। आप कंटिन्यू कीजिए। जो बात अभी खड़गे साहब कह रहे थे कि प्रदर्शन होते हैं, ऐसे प्रदर्शनों में पुलिस पकड़ती है और थोड़ी दूर ले जाकर के छोड़ जाती है। विजय जी ने भी कहा कि क्या जो धाराएं लगाई हैं जिसका जिक्र किया हुआ था, मैंने फिर वो निकाला। अभी धाराएं लगी है, विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, सद्भाव बिगाड़ना, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आरोप, आपराधिक साजिश, सरकारी कर्मचारी को अपना कर्तव्य पालन से रोकना, सरकारी कर्मचारी पर हमला, गैर कानूनी सभा, दंगा रोकने के दौरान सरकारी कर्मचारी पर हमला, लोक सेवकों के सार्वजनिक कार्यों में बाधा डालना, ये और कॉमन इंटेंशन, सामान्य इसमें बिल मिलना ही नहीं। अब ये अब ठीक है जो भी था, अब ये कौन सी शत्रुता को बढ़ावा देने वाला, मतलब ये कुछ ओवररीच तो लग रही है। नहीं सर भाई आप हर लिहाज से उस प्रदर्शन को सबने गलत कहा, प्रदर्शन की जगह को गलत कहा, लेकिन उसके बाद जो पुलिस का एक्शन हो रहा है, क्या वाकई में ये ठीक है? शत्रुता का स्तर आप कहां लेकर गए? आपके भारतीय जनता पार्टी का शत्रुता है, आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, उसको आप किस स्तर पर लेकर गए? पुलिस का काम नहीं है ना बीजेपी और कांग्रेस की शत्रुता ना अपना, नहीं तो उसको आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के कार्यक्रम में लेकर चले गए ना। आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में तो कोई आपत्ति नहीं थी। राष्ट्रीय अखंडता कहां? बिल्कुल, ये इतना बड़ा कार्यक्रम था, आपको अगर प्रदर्शन करना था तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में कर लेते, या प्रधानमंत्री के घर पे चले जाते, या प्रधानमंत्री के कार्यालय पे चले जाते, आप कहीं और चले जाते। आप सीधे उस समिट में चले गए जो पूरे देश और दुनिया की जिसके पर नजर थी, दुनिया के पत्रकार उसको कवर कर रहे, दुनिया के तमाम बड़े लोग आ रहे हैं। आज वो क्या भारत से अपना एक अनुभव लेकर जाएंगे, वो किस तरीके से भारत में राजनीति होती है, कैसा विपक्ष का नेता प्रदर्शन करता है, साथ लेकर जाएंगे। मैं कह रहा हूं हम सब खिलाफ थे, इवन विजय जी ने कहा गलत जगह जाकर के किया और गलत तरीके से काम किया है। आज दो बातें हैं, कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो 3-4 दिन के बाद जाग रहे हैं, और दूसरा मुद्दा यह है जो एक्शन हो रहा है पुलिस का। ये दो मुद्दे हैं सर, इस पर बोल रहा है। देखिए एक बात बताइए, विजय जी ने कहा कि वो ठीक खड़े हुए, और फिर इन्होंने कहा कि वो जो नंगाई कर रहे थे अश्लीलता थी, तो अश्लीलता से के साथ खड़ा हो जाना क्या ये नेता का काम है क्या? अश्लीलता के साथ कल कोई कार्यकर्ता डकैती कर ले, उस डकैत के साथ खड़ा हो जाना ये नेता का काम है क्या? तो इस प्रकार का जस्टिफिकेशन तो मुझे तर्कसंगत नहीं लगता है। दूसरी बात, राहुल गांधी ने कहा शर्म किसको आनी चाहिए? शर्म उनको आनी चाहिए जिन्होंने इस देश को बेचा। शर्म उसको आनी चाहिए जिसने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को सेना के जीतते हुए उनके दादा नाना ने जो है वो पाकिस्तान को सौंप दिया। शर्म उनको आनी चाहिए कि उनके परिवार ने चाइना को जमीन सौंप दिया।
शर्म उनको आनी चाहिए जो भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य होता वो चाइना को सौंप दिया। शर्म उनको आनी चाहिए जो हमारे हजारों जवान जिन्होंने अपना त्याग देकर के, अपना बलिदान देकर के पाकिस्तान के 96,000 लोगों को, सैनिकों को बंधक बना करके युद्ध जीता था, उसको टेबल पर जाकर के निगोशिएशन में हार गए। शर्म उनको आनी चाहिए थी, लेकिन उनको शर्म नहीं आती है। दूसरी बात, राहुल गांधी को कहां से पता लग गया कि पूरा का पूरा जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर हमारा बिक गया? राहुल गांधी को कैसे पता हो गया कि सारे के सारे हमने डेटा बेच दिए? उनको कहां से जानकारी आ गई कि हमने अपने सारे के सारे हमने गिरवी रख दिया? दुनिया का एक भी एक्सपर्ट इस प्रकार की बातें नहीं कर रहा है। तो ये वैसे ही बातें हैं ना जो राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी डेड है। ऐसे आदमी की बातों को क्या कहा जाए, उसको उसके साथ कहा जाए कि नेता है वो, ठीक है। और वो खड़ा है, वो अपने पुलिस के एक्शन पे नहीं बोला ना, पुलिस की कार्रवाई ठीक हो रही है। पुलिस की कार्रवाई, उनको डंडे से पीटना चाहिए था, उनकी पिटाई होनी चाहिए थी, इतनी पिटाई होनी चाहिए थी कि ये सब चीजें भूल जाएं। ये कोई घर का ये नहीं था। हम कहते हैं, हम बार बार इस बात को जिक्र करते हैं कि जब हमारे गांव में बारात आती थी ना, तो हमारे यहां पहले से लोग तैयारी करके रखते थे कि उसके यहां बारात आ रही। सुन लीजिए, रोकिए मत अभी। सर, जो आप चाह रहे हैं वो थोड़ी पुलिस करेगी। अरे सर, हम नहीं चाह, कानून की किताब में लिखा है। तो इसमें कौन सी गलत है कि लोक सेवक को उन्होंने काम नहीं करने दिया? एआई समिट को बर्बाद करने का किसने ठेका दे रखा था? राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कृत्य करना और विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना। मैं तो दो ही मैं पूछ रहा हूं। मैं मानता हूं कि पुलिस जब ऐसी कार्रवाई करती है, साथ साथ मैंने भी खूब बोला है इसके खिलाफ। नहीं, पुलिस जब करती है तो हो सकता है उसकी क्या व्याख्या हो, मैं नहीं जानता। ठीक है, नहीं सर, एक लाइन जोड़ दूं, ये उन्होंने तब लगाई होगी धारा जब उन्होंने स्वीकारोक्ति हो गई। जब उन्होंने स्वीकार कर लिया ना, तो उन्होंने कहा होगा कि हमारा क्या इंटेंशन था, पुलिस को बताया होगा हमारा ये इंटेंशन था कि भारत की छवि खराब हो। पता नहीं कि इतनी बड़ी साजिश हो रही है देश में, ये कौन जवाब देगा इस बात का? ये सरकार देगी कि नहीं देगी जवाब? अरे भाई, इतनी बड़ी देश को तोड़ने वाली अमेरिका का इंटेलिजेंस फेलियर तो अमेरिका का होगा, अमेरिका का हो गया था, अमेरिका का हो गया था। मेरे को इस बात का जवाब चाहिए ना। हर समय आप लोग सरकार से सवाल पूछ लेते हैं, और किससे पूछे? नहीं, इसी प्रकार का सवाल आपने बताई है। आप राहुल गांधी गुंडई के साथ खड़े हो जाए, ये कौन सी बात होगी भाई? क्या राहुल हो रही है? क्या नहीं गुंडई है? नंगा विरोध प्रदर्शन को गुंडई कहते हैं क्या? नहीं, कपड़ा उतार करके जाकर के एआई समिट में जाना ये गुंडई नहीं है तो और क्या है? ये तो बहुत बड़ा लफंगाई है। आप देखते ही रहेंगे, कुछ बोलेंगे? ये जो सरकार को देश समझने का जो एक सोच पैदा हुआ है ना हमारे यहाँ पर, नहीं, ये खतरनाक है कि सरकार के खिलाफ बोलना ही देश के खिलाफ। अरे भाई, ये सरकार के खिलाफ नहीं है, ये देश के खिलाफ है। कैसी बातें कर रहे हैं? न तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, न देश के खिलाफ, ये देश के खिलाफ है। असली संकट यहाँ क्या है? विजय जी कह रहे हैं कि सरकार और देश को आप एक समझ। विजय जी को मत इश्यू बनाइए, नहीं, जो है उस पर बात मैं बता रहा हूं असली मुश्किल क्या है। यही राहुल कांग्रेस समझ रही, यही समझ रही कि सरकार और देश एक ही है। अगर ये वो नहीं समझ रही होती तो ऐसी बेहयाई बेशर्मी वाली हरकत नहीं करती। गुंडागर्दी नहीं है तो बेहयाई बेशर्मी तो है। देश को डैमेज करने का, अगर एकता अखंडता आपको उस तरह से नहीं दिख रही है तो देश को डैमेज करने की कोशिश तो है। धाराएं कौन सी लगी हैं इस पर बहस हो सकती है और वो न्यायालय के सामने तय होगा, लेकिन उन लोगों ने जो कृत्य किया है उसका भुगतान तो उनको करना पड़ेगा कानून के दायरे में। सर, ठीक है, इसमें तो कोई इब्बट हो नहीं सकता है। आप धारा पर तय कर सकते हैं भाई ये वाली धारा ठीक है क्या, ये है नहीं है क्या। मैं तो बहुत सारा सामान लेके आया था आज, लेकिन ठीक है। प्रियंका गांधी को क्यों छोड़ा? बैठक तो प्रियंका गांधी के घर हुई थी सर इनकी। सर, ये बीजेपी कह रही है। नहीं, प्रियंका गांधी के घर पे मिले थे ये लोग सब। अच्छा, प्रियंका गांधी घर में थी या नहीं थी ये कंफर्म नहीं है। बीजेपी ने कहा था राहुल गांधी के घर पे। नहीं, प्रियंका गांधी के घर पे मिले थे और प्रियंका गांधी उस समय घर में थी या नहीं पता नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी पूछताछ होना चाहिए ना। जब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को पूछताछ के लिए बुलाया, अरेस्ट किया, तो प्रियंका गांधी को बुलाना चाहिए आपके घर में। बिल्कुल। चले सर, आगे बढ़ते हैं। दो इसी पर एक बयान मैं आपको सुना देता हूं गिरिराज सिंह जी का। हालांकि पूरा बयान नहीं सुना सकता मैं, कि उसमें एक ऐसी बात है जो केवल गिरिराज सिंह कह सकते थे, और बाकी बातें तो कोई कानून चलता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सर, वो भी कोई कानून की दायरे वाले में आने वाला बयान नहीं था, पॉलिटिकल बयान है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी पे उन्होंने कहा राहुल गांधी की ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए। ब्रेन मैपिंग हो, दिमाग की जांच हो, तब पता चलेगा कि यह व्यक्ति देश के साथ है या देश के खिलाफ है। देश में गृह युद्ध करवाना चाहते, जब ट्रेड का फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ तो ये भ्रम फैलाना है, तो इन पर तो मुकदमा चलना ही चाहिए। ऐसा मुकदमा चलना चाहिए कि कोई देश को अपमानित न कर सके,
कोई देश में भ्रम न फैला सके। मैं तो ये भी कहता हूं, राहुल गांधी के ऊपर जो टिप्पणी असम के मुख्यमंत्री ने की कि वो पागलपन उन पे सवार है, मैं तो कहता हूं उनका ब्रेन मैपिंग होना चाहिए। जब उनका ब्रेन मैपिंग होगा तो पता चलेगा क्या ये देशद्रोही है या पागलपन सवार है। कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। आज तक देश में एलओपी कोई इस तरह का नहीं हुआ। वो कह रहे हैं सिविल वॉर कराना चाहते हैं और ये दिमाग की जांच हो तो पता लगेगा ये देशद्रोही हैं या फिर पागलपन का इनको कुछ दौरा जो है वो सवार हो गया है। ये राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं गिरिराज सिंह। अब जो बात में नहीं दिखा पाया आपको बता देता हूं, चलिए क्या, जब वो तो दुनिया में तो किसी ने तो सुनाई होगी। उन्होंने कहा कि ये जो जैसा प्रदर्शन किया है एआई समिट में जाकर के, मुझे डर है कि राहुल गांधी किस दिन जांघिया में संसद ना आ जाए। ये भी बोले वो। आप उन्हीं को बोलने देते ना, आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा बता दूं, अब यहां तक बात चली गई है सर। ये आपके विपक्ष और सत्ता बहुत सुंदर बयान है। इटली में तो होता है नहीं, ये मतलब में तो जांघिया का जांघिया सिविल वॉर करा देंगे। मैं मतलब देशद्रोही हैं कि पागल हैं। मैं भी मतलब संकोच ही कर रहा हूं। आपने तो वो तक कहा, कुछ विद्वान लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई पश्चिम के देशों में तो बाकायदा सब टॉपलेस प्रदर्शन करते हैं, महिलाएं भी। फिर से दोहराऊं? नहीं ठीक है, बात बहुत है। वो कह रहे हैं कि पश्चिम में टॉपलेस प्रदर्शन तो सामान्य है, महिलाएं भी टॉपलेस प्रदर्शन करती हैं और आप यहाँ पुरुषों ने कुछ टी शर्ट उतार दी तो नाराज हैं। किन मुद्दों पर और किस लिए करते हैं? क्या हम वही समाज बनना चाहते हैं और कौन लोग हैं जो वही समाज बनाना चाहते हैं? प्रदर्शन के तरीकों में भी नंगई, सामान्य व्यवहार में भी नंगई, संसद में भी नंगई, सड़क पे भी नंगई। क्या करना क्या चाहते हो भाई? और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो संवाद का स्तर हो तो बहुत नीचे चला ही गया। संवाद के स्तर की बात नहीं है सिर्फ हर्षवर्धन जी, बात तो अब यह है कि वो देश के लिए खतरा तो बता ही चुके थे, अब तो सिविल वॉर करा देंगे राहुल गांधी, ये आरोप लग रहा है। भाई तो राहुल गांधी तो ये प्रयास बहुत पहले से कर रहे हैं। राहुल गांधी तो 2024 के चुनाव में कर चुके हैं। उनको लगता है कि इससे होगा। सवाल यह है कि सत्ता पक्ष कौन से तरीके से उसको रोकेगा। सवाल यहां यह है ना, आरोप सही है, आप सत्ता में हैं तो आपको रोकना। आरोप सही है। नहीं, राहुल गांधी तो ये प्रयास लगातार कर रहे हैं ना। सिविल वॉर का जिस तरह से सिविल वॉर को आप जब कहते हैं तो लगता है कि सिविल वॉर कोई अलग से होगी। अरे भाई रोज लोग लड़ रहे हैं, वो सिविल वॉर ही तो है ना। एक बात मुझे बताइए, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हर जगह जो है वो पेट्रोल जो है वो बिखरा हुआ है, सिर्फ माचिस से चिंगारी की जरूरत है, 2000 कर रहे हैं। एक मिनट सर, याद आ गया उसको। 2024 खड़ा हो जाना, वो क्या कर रहे थे? 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया था वो सिविल वॉर के अलावा और क्या था? आप नापेंगे कितने लोग हैं, उसका नाप के जमीन या जायदाद या कुछ कर देंगे। आप बताइए ना, कौन सी ऐसी दुनिया की व्यवस्था हो सकती है, कौन सी ऐसी डेमोक्रेसी हो सकती है जो इस तरह की नॉनसेंसिकल बातें करे? गिरिराज जी जो बोल रहे हैं वो उनकी शब्दावली है, उनकी भाषा है, कई बार वो अतिरेक में जाते हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मुझे गिरिराज जी पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, वो खुद ही काफी। गिरिराज जी की बात नहीं हो रही है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ पर लगाए जा रहे हैं उसकी बात नहीं, मैं तो नहीं मानता। मैं कह रहा हूँ ना, विरोध प्रदर्शन को मैं लोकतांत्रिक तरीका मानता हूँ। नहीं, और ये समिट से बाहर आ जाइए। ओवरऑल की राजनीति, यदि ओवरऑल यदि आप सिविल वॉर मानते हैं तो सरकार के पास है पावर, कर लेते गिरफ्तार, उनको भेज दे जेल। क्यों नहीं करते? सिविल वार क्या? इसका मतलब ये हो गया है ना कि सरकार इस देश में अब बोलना मना है। नहीं, अब ये साफ बात विजय जी, इसको आप अतिरेक खींच रहे हैं। अतिरेक नहीं, अभी उन्होंने कहा कि देश में बोलना मना हो गया है। नहीं, आप पे आरोप लग जाएगा। प्रदर्शन का तो किसी ने विरोध ही नहीं किया है। जहां प्रदर्शन कर रहे हो, जिस रूप में प्रदर्शन कर रहे हो, समीर जी वो नंगई है। समीर जी प्लीज, समीर जी सॉरी सर बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि प्रदर्शन होना, विरोध होना, इतनी क्या बड़ी बात होगी? देश भर में अलग अलग विषयों पर प्रदर्शन होते रहते हैं और सरकार, मैं फिर से जोर दे रहा हूं इस बात पे कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को देश के खिलाफ प्रदर्शन मानना मैं खतरनाक रास्ते पर जाने की तरफ मानता हूं। और बाकी सब अपना प्रदर्शन अलग था, लेकिन सॉरी, इसके लिए तो पहले ही सॉरी कर दिया ना। इसको अलग है, ये तो हमने कह दिया, लेकिन इससे देश की अखंडता को खतरा हो रहा है। मैं इससे सहमत हूं। आपके सामने धारा मैंने निकाल के पढ़ी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्यों है। एनीवे, चलिए, ये बात कई लोगों ने बोलना शुरू किया कि साहब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन तो चलिए ठीक है, लेकिन इंडिया ब्लॉक का ये नेतृत्व ये ना करे, आप कोई और करे। कई लोगों ने बोली ये बात, खासकर मणिशंकर या आजकल बोल रहे हैं। सरप्राइजिंगली इनके समर्थन में वो व्यक्ति उतरा, राहुल गांधी के समर्थन में, और उस पार्टी का नेता जिसकी बन नहीं रही अभी आजकल कांग्रेस से, उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में वो हैं
और एलआई के तौर पर लड़े थे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन सरकार में अभी तक शामिल नहीं हुई कांग्रेस। इनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे आप बता दीजिए कौन सा आदमी है जो मोदी के खिलाफ लगातार और डटकर लड़ता है। राहुल गांधी नहीं तो कौन? राहुल गांधी ने बीजेपी का मुकाबला करते हुए कौन सी कमी रखी? लगातार एक ऐसे शख्स हैं जो बीजेपी को मतलब हमेशा निशाना बनाते हैं, हमेशा बीजेपी की मुखालफत करते हैं, हर चीज पे जो है वो बीजेपी को जो है वो और गवर्नमेंट को जो है वो टारगेट करता है। दैट इज द जॉब ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब इससे ज्यादा आपको राहुल गांधी से क्या चाहिए? अब ठीक है ना, अब कभी कभार इलेक्शन में जो है कांग्रेस की कामयाबी नहीं होती, लेकिन इंडिया ब्लॉक का काम है गवर्नमेंट को आड़े हाथ लेना, बीजेपी को अपोज करना। उसमें राहुल गांधी ने कौन सी कमी रखी, मुझे कोई ये बताए। क्या बात है, ये मतलब बिल्कुल खुला समर्थन है राहुल गांधी का। सर समीर जी। देखिए, उमर अब्दुल्ला अगर राहुल गांधी का समर्थन नहीं करेंगे तो क्या ममता बनर्जी का करेंगे? उनकी जो राजनीति है उस राज्य की राजनीति में तो कांग्रेस का समर्थन उनकी मजबूरी है। वो जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस से लड़कर उमर अब्दुल्ला राजनीति बहुत लंबे समय नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि कांग्रेस का समर्थन लगेगा और कांग्रेस के समर्थन से ही वो मुख्यमंत्री है। कांग्रेस भले सत्ता में शामिल नहीं है, लेकिन गठबंधन में चुनाव लड़ती है। तो उमर अब्दुल्ला ने अपने राज्य की राजनीति को देखते हुए राहुल गांधी का समर्थन किया। और वैसे भी उमर अब्दुल्ला की बात काफी हद तक सही है कि जो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, 99 उसके पास सांसद है, 3 राज्यों के अंदर सरकारें हैं, तो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की अभी वो स्थिति नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी अगर ये चुनाव जीतती है तो ममता बनर्जी दावा कर सकती है कि भाई मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी को हारी हूं, चौथी बार कि मैं मुख्यमंत्री हूं, अब मैं राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करना चाहती हूं। ममता बनर्जी तो बिल्कुल नहीं बने। ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की चेयरमैन बन जाएंगी तो उन पर दबाव पड़ेगा कि इनको भी 2-4 सीटें। नहीं, तो चुनाव के बाद की बात है ना सर, अभी नहीं। चुनाव जीतने के बाद दावा कर सकती है। अखिलेश यादव 2027 का चुनाव के बाद दावा कर सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ही है। देखिए, राहुल गांधी बोलते हैं, सरकार का खिलाफत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कम से कम समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है जो अंडर हैंड डील कर ले और जो है वो बाहर दिखाई दे कि हम उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के नाते सरकार का हमेशा विरोध किया और करना भी चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है, संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, राजनीतिक जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। सवाल सिर्फ इस चीज को लेकर के है कि भाषा और व्यवहार कैसा, आप संसद में आप आचरण कैसा करते हैं। यूपी की बात करते हैं जरा। अखिलेश यादव ने बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी दिया है और हमारे पास आपके लिए एक दिलचस्प खबर भी है यूपी से। अखिलेश यादव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस के तैयार है। अखिलेश यादव ने प्रशांत किशोर की चुनाव मैनेजमेंट कंपनी आईपैक के साथ इसके लिए करार भी कर लिया है, ये खबरें आ रही। हालांकि अब डिक्लेयर कर चुके हैं प्रशांत किशोर कि मैं उस काम से हट चुका हूं, लेकिन कंपनी चूंकि उनकी बनाई हुई थी तो वो नाम तो सदा उसके साथ जुड़ा रहेगा। अब मुझे नहीं पता वो कितना दखल रखते हैं उसमें, लेकिन वो ये बोल चुके हैं कि मैं अब ये काम नहीं करता पॉलिटिकल कंसल्टिंग का। वो कंपनी आईपैक जो उन्होंने बनाई थी वो एग्जिस्ट करती है। आईपैक के साथ कुछ अखिलेश यादव की पार्टी का कुछ समझौता हुआ, ऐसी खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी और स्टालिन, 2 मुख्यमंत्री हैं, इनकी सलाह पर अखिलेश यादव ने आईपैक से सुझाव लेने का ये काम किया है। उनके साथ मिलकर चुनाव की रणनीति बनाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस एक तो पूरी तरह इंटैक्ट है, जहां मतलब हुआ कि वो अपनी और कांग्रेस की बात करें, यूपी की बात करें। दूसरा, उन्होंने कहा मकसद बीजेपी को बंगाल में और यूपी में हराना है, वो बंगाल साथ में जोड़ रहे हैं। उन्होंने फिर यह कहा कि यूपी का जो चुनाव होगा उसको केवल एक स्टेट इलेक्शन ना माने, ये 2029 के लोकसभा चुनाव जैसा होगा। जो इंडिया गठबंधन है इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा। हमारी प्राथमिकता है कि बंगाल में कैसे हराएं बीजेपी को और यूपी में कैसे हराएं। यूपी में जो चुनाव होगा वो 2027 का चुनाव नहीं होने जा रहा है, 2029 का चुनाव होने जा रहा है। जो लोग डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं उनसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वो को ऐसी व्यवस्था कर दें कि समाज में बांट दें वो लोग, इसलिए उनसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। 2-3 बातें अखिलेश यादव के बयान की महत्वपूर्ण है। पहली बात, उन्होंने जो बात की केवल यूपी की नहीं की, उन्होंने शुरुआत की इंडिया अलायंस से कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट है। फिर उन्होंने कहा हम बंगाल में भी हराना जरूरी है भारतीय जनता पार्टी को। फिर यूपी में उन्होंने कहा कि ये 2029 का इलेक्शन जैसा, इसकी अहमियत आप समझिए। और फिर आईपैक के साथ उनका अगर कोई चुनाव को लेकर के कोई समझौता होता है तो। ये 2-3 बातें हैं। पहली बात कर लेते हैं, वो कह रहे हैं 27 नहीं 29 समझ के मान लड़िए चुनाव को और इंडिया गठबंधन के तौर पर लड़िए। नहीं, मतलब 27 नहीं 29 समझ के लड़िए, इसका सही मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। जो कह रहे हैं, क्या 27 हार चुके हैं?
क्या 27 हो गया? 27 में तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही, यूपी में तो कुछ नहीं है। मतलब मैं सच में, मैं इधर पिछले कुछ समय से अखिलेश जी की जो बातें होती हैं वो थोड़ा समझना कठिन होता है। मतलब विद्वान लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, तो समझ सकते हैं, शायद वो कह रहे हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट 29 पर जाएगा। अरे कमाल कर रहे हैं। 27, अगर आप कुछ 27 की योजना नहीं बना पाएंगे तो 29 के लिए तो वैसे भी आप शून्य हो जाएंगे। आप 29 में फिर उतना ही कर पाएंगे जो बचा खुचा हिस्सा है। असली लड़ाई तो उत्तर प्रदेश की 2027 की है। और क्या इस सब के बावजूद, जो इतने तरह के द्वंद्व दिख रहे हैं, उस सब के बावजूद अखिलेश यादव को लगता है कि नहीं, अखिलेश जी 2027 में फिलहाल दिल्ली की संसद में ही रहेंगे, विधानसभा नहीं लौटने वाले। आप इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचे इस बयान से? नहीं, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, निष्कर्ष पे नहीं, मुझे दिख रहा है। अच्छा, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, मुझे बस एक लाइन दिख रही है कि 27 वो हारा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, और कोई सर गलत में पढ़ रहा हूं क्या? नहीं, एक तो उत्तर प्रदेश में 3 विपक्ष के नेताओं के साथ लड़ाई लड़नी है योगी जी को, तो वैसे ही टफ हो गया इलेक्शन इस बार। एक अखिलेश जी भी हैं उसमें तीसरे नंबर पर। ओके, 2 अपने ब्रजेश पाठक जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं और अखिलेश जी हैं, तो 3 के साथ लड़ना है। और वो 2024 से उत्साहित है। 2024 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आया अखिलेश जी के लिए, वो है, तो वो चाहते हैं कि 29 भी वैसा ही हो और 27 भी वैसा ही हो। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अलग है। और ममता जी ने सलाह दी है, ममता जी आईपैक के साथ कर ही रही हैं। स्टालिन ने 2022 में मेरे ख्याल से उनके साथ कांटेक्ट किया था कि वो देश में कौन सा ऐसा राज्य बचा अब कोई राज्य नहीं, सलाह नहीं दी जाके। लेकिन ये अच्छी बात है कि बिहार में वो खुद लड़े और जमानत जब्त हुई। उनको कोई सलाह देने वाला नहीं था ना, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर जो है ना अपनी दवा खुद नहीं देता क्योंकि महंगी पड़ती अपनी है। कंपनी का वो सलाह था सर, ऐसा नहीं है। और मजेदार बात है, हमको तो सुनने में ये भी आया है इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ना चाहते हैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन लड़ना नहीं। इसका दूसरा पक्ष भी आप होता देखिए, इसका दूसरा पक्ष ये है कि 2027 के चुनाव को इतने हाई पिच पर ले जाना चाहते हैं कि पूरे इंडिया गठबंधन वाकई इनके साथ आकर के खड़ा हो। एक तो ये, और दूसरी बात, जब इलेक्शन को आप ये बता देते हैं कि 2029 का ये सेमीफाइनल जैसा है, तो ये वाकई भारतीय जनता पार्टी पर एक प्रेशर की तरह हो जाता है, दबाव इन पर है। देखिए, एक कहावत है अंग्रेजी में, हु दैट इज नाउ नीड्स फियर नो फॉल। जो पहले से गिरा हुआ है उसको क्या आप गिरा लेंगे? जो शनि की महादशा, जिसका पहले दूसरी बात कुछ है ही नहीं, उसकी दशा क्या आप खराब कर लेंगे? तो 2 बार से सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी में है। स्टेक सबसे ज्यादा क्या है? मान लेते हैं कि अखिलेश यादव को 10 सीटें कम आ जाती है, तो उससे अखिलेश यादव को क्या फर्क पड़ जाता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि खिसक करके यदि 40 सीटें नीचे आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी पर बहुत असर पड़ने वाला होगा। मुझे लगता है कि इस चीज को एक, जिसको कहते हैं ना, साइकोलॉजिकल वॉर लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी कैसे रिस्पॉन्ड करती है उस पर डिपेंड करता है। अब वो ऑफर दे दिया उन्होंने कि 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, वो 1 हफ्ते तक वैलिड है। समीर जी, 2 बातें, ये इंडिया गठबंधन की बात करना, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, फिर यूपी के साथ बंगाल का चुनाव जोड़ना कि बंगाल का चुनाव भी जीतना बहुत जरूरी है, और फिर ये आईपैक वाली खबर, क्या बता रहा है अखिलेश जी? इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बयान दिया था बिहार चुनाव के जीत के बाद कि भाई गंगा बिहार से निकल के बंगाल जाती है, तो उसका असर अखिलेश यादव पर और ममता बनर्जी पर दिख रहा है। और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को वैसे भी बहुत अच्छे राजनीतिक ताल्लुकात है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। अभी 27 जनवरी को जब अखिलेश यादव कलकत्ता में ममता बनर्जी से मिलने गए थे और दोनों के बीच जो लगभग 50 मिनट बंद कमरे में बैठक हुई, जिसमें अभिषेक भी थे, उसमें चर्चा हुई है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से SIR के माध्यम से और तमाम दूसरे माध्यम से बंगाल के अंदर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, तो अखिलेश यादव का समर्थन ममता बनर्जी ने मांगा था। और अखिलेश यादव ने कहा था कि बिहार में भी मैंने बहुत कोशिश की थी और बंगाल में हमको और कांग्रेस को जो समर्थन चाहिए हम सब मिलकर आपको समर्थन देंगे, आपको भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। और मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि ममता बनर्जी के साथ समर्थन अभी करेंगे। ममता बनर्जी अगर जीत कर आएगी तो भारतीय जनता पार्टी का 27 का दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन की भूमिका बता दीजिए। यूपी में अखिलेश कांग्रेस और बंगाल में देखिए बंगाल इंडिया गठबंधन कहां चला जाता है? नहीं, देखिए बंगाल में तो ममता बनर्जी अकेली नेता है, लगातार 3 बार से वही इंडिया ब्लॉक है पूरा। निश्चित रूप से कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से हरा रही है, सबसे बड़ी नेता बंगाल की ममता बनर्जी है, तो उसे किसी सहयोग की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लगातार चुनाव हार रहे हैं, 2 चुनाव हार चुके हैं। अब उनको वहां कांग्रेस की जरूरत है कि उन्हें पता है। और योगी आदित्यनाथ जैसा नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है जो अकेला ही बहुत सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए। मैं आपको 2 बयान सुना रहा हूं। आपने एक लाइन और बोल दी होती तो पूरा हो जाता कि बिहार में बहुत बड़ा गठबंधन बना था। मतलब समझने के लिहाज से कितना मजबूत हो जाते हैं गठबंधन करके लोग अपनी ताकत से मजबूत होते हैं। ममता बनर्जी वो दिखा रही हैं, अखिलेश ने भी लोकसभा चुनाव में दिखाया था। गठबंधन से मजबूत नहीं होते, गठबंधन कमजोर लोगों का होता है कि चलो जरा कुछ इज्जत बचा लें, कुछ बेहतरी कर लें। आपको अब मैं 2 बयान एक ही नेता के दिखाऊंगा, और बात तो उन्होंने बहुत अच्छी की। इमरान मसूद सांसद जो हैं
हमने कल भी उनकी चर्चा की थी, कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने सांप्रदायिकता पर मुसलमानों से कुछ बात की, सलाह दी, और फिर एक दूसरा बयान आगे, पहले लेकिन ये वाला बयान सुन लीजिए। इसमें इन्होंने ये कहा कि सांप्रदायिकता छोड़नी पड़ेगी, सांप्रदायिक लोगों को छोड़ना पड़ेगा, वो मुसलमानों से उन्होंने कहा, क्योंकि बीजेपी ने आपको इरेलेवेंट कर दिया, मोदी ने। पहले आपके वोट के बिना सरकार नहीं बन सकती थी, आज बन रही है। तो आप ये सोच लें कि आपको किन के साथ रहना है। सांप्रदायिक ताकतों के साथ चलना मुसलमान अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ये वो कह रहे हैं खुले, मतलब सरल शब्दों में ये ओवैसी और इधर उधर मत झांको, यहीं रहो, यहीं हमारे साथ ही चलो, ये वो कहना चाह रहे हैं। लेकिन उनके शब्द ये थे कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ चलना अफोर्ड, गवारा नहीं कर सकता मुसलमान समाज। सुन लेते हैं। ये बड़ा मुखालता मुसलमान को होता था कि हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, तो मोदी ने दूर कर दिया था कि आपके बिना ही बन रही है, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपके लिए सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा जहर है जितना मुफीद भारतीय जनता पार्टी के लिए सांप्रदायिकता है। उनका काम बिना सांप्रदायिकता के नहीं चलेगा और आपका काम सांप्रदायिकता से चल ही नहीं सकता। ये बुनियादी चीज अगर आपकी समझ में आ गई तो आप फिर गलत फैसले नहीं लेंगे। अब जरा इसको समझते हैं प्रोफेसर साहब, क्या कहा उन्होंने, मर्म क्या था? मर्म बहुत साफ था जो आपने कह दिया। अच्छा, वही था कि इनको खतरा किससे है? इनको खतरा है कि ओवैसी, यदि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के चुनाव में अभी आपने देखा ओवैसी, बंगाल के चुनाव में ओवैसी जा रहे हैं, बिहार के चुनाव में ओवैसी ने इनका सारा समीकरण गड़बड़ कर दिया। इनको खतरा है जो खड़गे साहब ने संसद में धीरे से कहा था कि देखो उसको ओवैसी को मत आने देना, वो बर्बाद कर देगा तुम्हारा पूरा नौका जो है वो डुबा देगा। इनको खतरा है कि यदि ओवैसी आता है और मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है तो समाजवादी पार्टी भी खतरे में है, कांग्रेस पार्टी भी खतरे में है। मूल बात यह है, वरना मुसलमान और सांप्रदायिकता एक दूसरे के संपूरक नहीं है, एक दूसरे के समानार्थी हैं। आप ये कैसे भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में वोट जिहाद का नारा किसने दिया था? ठीक है सर, वोट जिहाद का नारा किसने दिया था? वोट जिहाद का नारा समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने दिया था। और ये क्या सिर्फ नारा था? नहीं, यदि आप 100%, बस 10 सेकंड आप समीर जी को डांट लीजिएगा, जितने भी 100% मुस्लिम जहां पर वोटर्स थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 1 वोट मिला है, 3 वोट मिला है, 5 वोट मिला है, यानी कि जिहाद हुआ ना। नरेंद्र मोदी ने सब कुछ किया था ना। लेकिन मैंने इसीलिए कहा कि मुस्लिम समाज और सांप्रदायिकता, संप्रदाय ही सांप्रदायिकता कर सकता है। अच्छा, चलें, ठीक है। धर्म सांप्रदायिक नहीं हो सकता। बोटी बोटी वाले इमरान कह रहे हैं। बात अच्छी लगी ना? अच्छा लग रहा है, बात अच्छी बोटी लगी। बोटी वाले भाई ये कोई आपके जैसे पॉलिटिकल पंडित ना हो तो बात तो सुनने में अच्छी लगेगी कि भाई बीजेपी वाले कम्युनिस्ट, और वो भी बोटी बोटी वाला मुसलमान, तुम मत करना, बिल्कुल सांप्रदायिकता, बड़ी अच्छी बात लगी। इन्हीं का दूसरा बयान, अभी आपको याद होगा चेन्नई से, तमिलनाडु से 6 लोग गिरफ्तार किए दिल्ली पुलिस ने, लश्कर तैयबा से जुड़े हुए, बांग्लादेश का मॉड्यूल था। इनको 7 दिन की पुलिस हिरासत भी भेज दी गई। अब ये क्या साजिश कर रहे थे, टेररिस्ट एक्टिविटी के में ये लोग साजिश रच रहे थे, ये कह के पुलिस ने पकड़ा है उनको। अब ये सवाल जब पहुंचा इमरान मसूद के साथ पास ही, सुर बिल्कुल बदले हुए थे। अब उन्होंने कहा क्या पता कौन है, सही है, नहीं है, गलत है, अब ये कि तो किसी को भी आतंकवादी बना दें, फिर वो 20 साल के बाद बाहर आएगा, फिर 20 साल के बाद तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्या पता किसको पकड़ा है, सही पकड़ा है, गलत पकड़ा है। यहां पर सवाल आते ही फिर बिल्कुल चुप। पता नहीं भाई, अब क्या है क्या नहीं, कौन सा मॉड्यूल है, इनको ब्लास्ट होने से पहले भी इनको पता चल रहा है और ब्लास्ट हो जाता है दिल्ली के अंदर। इन्हें पता था ब्लास्ट होने वाला है, फिर भी हो जाता है। तो अब ये तो बहुत सारी चीजें हैं ना। अब किसको ये कहाँ आतंकवादी बना दे, बाद में 20-20 साल के बाद छुटकर आते हैं। ये तो चीजें ऐसी है ना कि इनके बारे में ये भी नहीं कह सकता ये गलत है और ये भी नहीं कह सकता ये 100% सही है, क्योंकि ये तो ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनसे कुछ भरोसा नहीं है। नहीं, माहौल बन गया है इस तरह का। देखिए ना, आप जो 30-30 साल 20-20 साल के बाद छुटकर आ रहे हैं और बाइज्जत बरी हो रहे हैं, फिर क्या मायने हैं? पूरी जिंदगी तो आपने उनकी खत्म कर दी।
तो वो स्टार्च वाले कुर्ते में जो बयान अभी सुना था आपने इससे पहले सांप्रदायिकता पर ज्ञान टी शर्ट वाले, और अब उसके बाद टी शर्ट में कैसे बदला उनका बयान, अब कौन से वाले हैं असली? ऐसे मत कहिए, गंभीर बात आपने कह दी जाने न जाने। स्टार्च वाले कुर्ते में थोड़ा ठीक लग रहे थे, कह रहे थे कम्युनल नहीं होना चाहिए मुसलमान। टी शर्ट पहनते ही देखिए क्या हो गए, राहुल गांधी की आत्मा। टी शर्ट, कुर्ते से टी शर्ट की यात्रा है। लेकिन मूल बात क्या है, ये वही है जो बोटी बोटी कर देना चाहते थे नरेंद्र मोदी की। और आप कह रहे हैं क्या बोल दिया उन्होंने, मैं तो कह रहा हूं अपने मूल पर चले आए। मैं तो थोड़ी देर कौन से वाले सही हैं? नहीं, असली कौन से वाले? यही हैं जो आराम से बैठे थे, आवरण वाले नहीं थे, जो आवरण उतार के बैठे थे, स्वस्थ एकदम दिख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का दबाव नहीं था। उस पर तो राजनीतिक दबाव था ना, उस पर तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर हिंदू वहां नाराज जाए इनसे पूरी तरह से तो ये कभी सांसद नहीं बनेंगे। तो दोनों का फर्क है। तो असली वाले यही हैं जो अभी बोल के गए। एक बयान मोहन भागवत जी का आपको बता देता हूं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने एक बार फिर से आरक्षण पर बात की। डॉक्टर मोहन भागवत ने सामाजिक समानता को सर्वोपरि बताया और कहा कि हिंदू समाज के एक बड़े हिस्से ने 2000 वर्षों तक अस्पृश्यता और भेदभाव को झेला है। फिर भी उन्होंने कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की। फिर उन्होंने कहा कि इस वर्ग को बराबरी का स्थान देने के लिए अगर 200 साल भी आरक्षण देना पड़ जाए तो हमें तैयार रहना चाहिए। यह बयान चूंकि ज्यादा छपा हुआ है, इसका मुझे वो नहीं मिला, वीडियो मुझे नहीं मिला, लेकिन वो अक्सर आरक्षण पर स्टेटमेंट देते हैं और ये 200 साल वाली बात भी वो पहले कह चुके हैं। इस बार नया क्या बोला उन्होंने कि जिस वर्ग के साथ, दलितों के साथ अन्याय हुआ, छुआछूत हुई, वो कभी देश के खिलाफ नहीं गया, उसके बावजूद तो उनको न्याय हमें देना पड़ेगा। सर, आरक्षण पर वो हमेशा ही बोलते रहे, मतलब यदि बदलें तो 2015 के बाद बदले। 2015 में जो उन्होंने बयान दिया वो कैसे दिया नहीं दिया, लेकिन उसका एक पॉलिटिकल रिपरकशन बिहार में हुआ, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन हमेशा ही मोहन जी आरक्षण पर, आरक्षण का समर्थन, दलितों का और पिछड़ों का समर्थन करते रहे। मतलब मैंने उसमें कंसिस्टेंसी देखी और वो बार बार इस बात का भी बात करते हैं कि 2000 साल का जो अस्पृश्यता के लिए जो हम लोगों ने किया उसको 200 साल भी यदि बर्दाश्त करना पड़े तो कोई बात नहीं। इस बार नया उन्होंने बोला, लेकिन हाँ, वो लेकिन जो बात बोली उन्होंने कि गद्दारी नहीं की, अब वो उसके रेफरेंसेज निकालेंगे तो फिर वो मोहन जी जो बोलते रहे हैं उससे भी कंट्रास्ट होगा। वो वैसा ही होगा जैसे और लोग अभी बात कर रहे थे, दो अलग अलग बातें हो जाती ना। यहां भी डबल स्पीक है कहीं, ये मतलब डबल स्पीक यदि आप उसको इस रेफरेंस में लेंगे, यदि इस रेफरेंस में लेंगे कि उन्होंने गद्दारी नहीं की, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई गद्दारी नहीं की किसी ने, दलितों ने कोई गद्दारी किसी ने की, इसका मतलब किसी ने की। लेकिन जिनके लिए वो समझते हैं, कह रहे हैं, उनके सबसे साथ वो खड़े, जिसपे बहुत सारे लोग आजकल परेशान हैं कि मोहन जी किसके साथ खड़े। आप कुछ बोल रहे थे इस पर? नहीं, मैं तो मोहन जी जो कह रहे हैं एकदम दुरुस्त बात है। जितने समय तक जरूरत पड़े, 75 साल का संविधान हो गया, लोकतांत्रिक तौर पर चुनी सरकारें हैं और आरक्षण दे के भी वो नहीं कर पा रही। कितनी विफल सरकारें हैं। इस देश के नेताओं का क्या हाल है कि वो आरक्षण दे रहे हैं लेकिन उस वर्ग को ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं। और ये पिछड़ा क्या होता है भाई? 75 साल बाद हमें शर्म नहीं आती है कि हम एक जाति को पिछड़ा कहें? शेड्यूल्ड कास्ट जब हम कहते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति को हम किसी को उस तरह से नहीं कह रहे हैं, उनको तो हम कह रहे हैं भाई जिनको सामाजिक तौर पर नहीं मिला उनको ठीक है। लेकिन बताइए ना, मैं तो सवाल छोड़ के जा रहा हूं बार बार कि यादव देश के किस हिस्से में पिछड़ा है और क्या तो केवल अभी नहीं, वो दलितों के समग्र बहस होगी। ना सौरभ जी मोहन भागवत जी का बयान जिस कॉन्टेक्स्ट में, उसमें मोहन जी के बयान पर ही तो मैं आ रहा हूं। आज ही अभी चल रहा है ना 50% के ऊपर, 60% के ऊपर। 35 साल जिस राज्य में यादव और कुर्मी मुख्यमंत्री रहा, मुसहर मुख्यमंत्री रहा बिहार में, वहां विधानसभा के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं 65 से 85% आरक्षण कीजिए। आरक्षण की बीमारी पर बात करना पड़ेगा ना। आरक्षण को आप सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं ना। आरक्षण के खिलाफ इस देश में कोई नहीं। तो बोले ना मोहन जी। तो मोहन जी तो बोल रहे हैं, मोहन जी तो कह रहे हैं कि 200 साल रखो। मैं इसके आगे की बात कर रहा हूं कि 200 साल में सबको ठीक मिल जाए, इसका प्रबंध करना होगा। मोहन जी की इस बात से किसको ऐतराज है कि आरक्षण मिलना चाहिए? जिनके हैंड होल्डिंग करनी है वो करेंगे, लेकिन क्या उसके चक्कर में अगड़ा पिछड़ा बना दिया जाए, पिछड़ा और परेशान हो जाए कि हमको उस वाली सूची में डाल दो? ये देश चलेगा क्या? इससे हम विकसित भारत 2047 बनाएंगे क्या? समाज को आगे बढ़ाना है, हर पिछड़े को अगड़ा बनाना है या अगड़े को भी पिछड़ा बनाना? और मैं तो कह रहा हूं कि ये संवैधानिक तौर पर घोषित किया जाना चाहिए कि इस देश में अगड़ा पिछड़ा कोई नहीं बोलेगा। शेड्यूल्ड कास्ट में जिनको आपको देना है 25-30% आरक्षण करके उनको दीजिए। चले ठीक है, आगे मैं आपको 2 राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें बताता हूं क्योंकि दोनों बड़ी मजेदार है। पहले बिहार की बात। बिहार में राज्यसभा चुनाव में AIMIM अचानक से जो है वो एक्स फैक्टर बन गई। असदुद्दीन ओवैसी को मनाने के लिए, आप सही सुन रहे हैं,
असदुद्दीन ओवैसी को मनाने के लिए आरजेडी कोशिशें कर रही है। 5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, महागठबंधन के समीकरण उलझ गए हैं। अब मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को आरजेडी प्रत्याशी बनाएगी, ऐसी चर्चा चल रही है। तेजस्वी यादव को शायद लगा कि हिना शहाब के नाम पर ओवैसी मान जाएंगे, एआईएमआईएम मान जाएगी, लेकिन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने अपनी डिमांड रख दी। उन्होंने कहा था हमारी प्राथमिकता आप जो तय करेंगे वो नहीं है, हमें दो राज्यसभा, आपको हमारा समर्थन चाहिए, हमारे कैंडिडेट को आप राज्यसभा भेजो, हम राज्यसभा में नहीं है और हमारा वोट ले लो, क्यों हम आप ही के कैंडिडेट को हम साथ दें। तो क्या अब ये बात यहां तक पहुंच सकती है कि आरजेडी कांग्रेस के समर्थन से एआईएमआईएम का कोई व्यक्ति राज्यसभा का सांसद बन जाएगा? मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए अच्छा होगा। महागठबंधन के लोग अगर समझदारी से काम लें तो यकीनन है कि ये पाला वो जीत सकते हैं। तो हम लोगों ने तो शुरू दिन में कह दिया है, उनके कहने से पहले हम लोगों ने कह दिया है कि साहब अब की बार एमआईएम को मौका दीजिए आप लोग, है ना। और एमआईएम का चूंकि उच्च सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से गला फाड़ कर, सीना तान कर 56 इंच वाले सीना के सामने बात करते हैं, आपके पास नहीं है कोई ऐसा आदमी। एमआईएम के आदमी को दीजिए ताकि हम उच्च सदन में भी अपना प्रतिनिधित्व भी कर सकें और आपके जो विचारधारा है वो विचारधारा हमारा भी है, हम उसको वहां उल्लेख कर सकें। उन्होंने ये भी कह दिया आपकी जो विचारधारा है वही हमारी भी है। अरे आपको तो एक्सट्रीमिस्ट कहा था तेजस्वी यादव ने चुनाव में। दूसरी खबर भी साथ में बता दूं, समय के मैं दोनों पे कमेंट कर दीजिएगा। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच भी बातचीत चल रही है। अब इसमें बड़ी मजेदार खबर है, बताया छपी खबर है कि केसी वेणुगोपाल साहब गए स्टालिन साहब से मिलने के लिए। वहां पर तो अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव होना है, तो वहां तो उनके बीच में भी सीट शेयरिंग की भी बात होनी है, उन पावर शेयरिंग की बात होनी है कि जीत गए तो कांग्रेस पार्टी को पावर में भी शेयरिंग मिले, सरकार में जगह मिले। स्टालिन साफ मना कर चुके हैं, ये तो हम नहीं करेंगे, सीटें 2-4 बढ़ा देंगे अगर बढ़ानी होगी तो। लेकिन पता ये चला, खबर ये आई कि वहां पर तो सीटों की बात ही नहीं हुई, विधानसभा चुनाव की बात ही नहीं हुई। वहां केसी साहब जो है शायद वो केवल राज्यसभा चुनाव की बात करके आ गए कि एक आदमी हमारा जितवा दीजिए। सोचिए कांग्रेस पार्टी के लिए, अब ये खबर अगर सच है तो कांग्रेस पार्टी डीएमके को बना रही है हमारा एक आदमी जिता दीजिए। अब वो नाम भी छपा है वैसे तो उसमें कि पवन खेड़ा जी के लिए बात हुई, ऐसा छपी हुई खबर में भी सोर्स भी निकाल देता हूं मैं, कल को पवन जी कहें कि आपने मेरा नाम क्यों ले लिया। जी सर, ये चल रहा है बिहार, और आप बिहार में बोल दीजिए सर, आप डीएमके में बता दीजिए। देखिए, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो मुसलमानों का वोट जो है वो काफ़ी गोलबंद की है, खास करके बिहार चुनाव में, तो स्वाभाविक है कि वो चाहेगी कि इस मुसलमानों के प्रतिनिधि के तौर पे वो पार्टी खड़ी हो बिहार के अंदर। हिंदुस्तान की खबर है। और वैसे में यदि मुस्लिम कोई कैंडिडेट यदि आरजेडी देता है और उसका समर्थन ओवैसी देता है, ओवैसी करते हैं, तो मुझे लगता है कि ओवैसी के लिए राजनीतिक रूप पर वो घाटे का सौदा होगा और ओवैसी किसी भी स्थिति में आरजेडी के प्रस्ताव के साथ नहीं जाएंगे। उनकी दिलचस्पी इस बात में रहेगी कि अब उनका पैर जम चुका है बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर जो है वो मुसलमानों के एक रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वो अपने वहां पर खड़े रह जाएगा मामला राज्यसभा। मुझे लगता है। ठीक है समीर जी, कांग्रेस कह रही है डीएमके से हमारा आदमी जिताओ। बिल्कुल, कांग्रेस 1 सीट मांग रही डीएमके से, और डीएमके 4 सीटें तो आराम से लेकर जा रही है राज्यसभा के अंदर। लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ था कि गिरीश चांदकर जो तमिलनाडु के प्रभारी है वो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, तो मुख्यमंत्री ने कहा भाई मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, आप किसी बड़े नेता को भेजिए, तो आपके संगठन जो मंत्री है केसी वेणुगोपाल, उसको आप भेजिए। केसी वेणुगोपाल मिलने गए थे मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि साहब हमें 45 सीटें चाहिए। तो विधानसभा के लिए उन्होंने कहा कि आपको 25 सीटें जो पिछली बार मिली थी उतनी ही, उससे 2 कम सीटें मिलेगी, आप उसकी तैयारी कीजिए। 2 कम सीटें मिलेगी, 25 हमने आपको मैक्सिमम दी थी, आप 18 सीटें जीते थे। हो सकता है इस बार क्योंकि और सहयोगी दल शामिल हो गए गठबंधन के अंदर, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप कम सीटों की तैयारी करते रहिए। राज्यसभा में 1 सीट उन्होंने मांगी है, मुझे लगता है कि 1 सीट देने के डीएमके तैयार है, उनको दे भी देगी। हाँ, 1 सीट। मुझे वो वाला एक पोस्ट था, क्या नाम, पवन खेड़ा जी का, वो याद आ गया कि पिछली बार उन्होंने लिखा था कि तपस्या में कुछ कमी रह गई, शायद पूरी हो गई। पूरी हो गई। तालिबान और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ने वाली ही है। इससे पहले पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद अब तालिबान की तरफ से पलटवार शुरू हुआ, लेकिन औपचारिक तालिबान नहीं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी वाला। लेकिन यह तो तय है कि तालिबान के नागरिक मारे गए, अफगानिस्तान के लोग मारे गए, तो तालिबान इसका चुन चुनकर बदला लेगा। फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा जो राज्य है पाकिस्तान का, वहां पर टीटीपी ने मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिसके
तथाकथित हमले के जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान पर। उसने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर एक बड़ा हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि टीटीपी के लड़ाकों ने कराक इलाके में शाहिदान में फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी FC इसकी एक पोस्ट पर ड्रोन से हमला किया। अब ड्रोन से टीटीपी हमला करने लगा है। और इसके बाद जब घायल पाकिस्तानी सैनिकों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में टीटीपी ने उस एम्बुलेंस पर भी हमला कर दिया। इस हमले में 3 पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के मारे जाने की खबर है। उधर अफगान तालिबान ने भी ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का बदला बहुत जल्द लेगा। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की बॉर्डर पर अपनी मूवमेंट बड़ी तेजी से बढ़ाई हुई है। बड़ी संख्या में तालिबान के लड़ाके और उनकी स्पेशल फोर्सेस, टैंक, मतलब आर्टिलरी, तोपखाना, सब ये डूरंड लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री पर कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोजाना नई नई इसकी तस्वीरें आ रही हैं। ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं पाकिस्तानी अफगानी सेना के मूवमेंट की। अब तालिबान के जवाबी हमले के बाद क्या किया पाकिस्तान ने? शहबाज शरीफ ने क्या किया? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री घबराए शहबाज शरीफ अचानक से कतर के दौरे पर पहुंच गए। अब आप एक जरा सोचें, जंग के हालात बने हों, अभी एयर स्ट्राइक की हो, या हमने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, मोदी जी तुरंत 2 दिन के बाद किसी देश चले जाएंगे क्या? देश छोड़ के कोई जाता है ऐसे मौकों पर? भले ही वो कुछ ना करता हो प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, लेकिन तब भी क्या वो देश छोड़ के जाएगा? तो गया है तो वो गया है तो किसी काम से, किसी महत्वपूर्ण काम से, इसी सिलसिले में गया है शहबाज शरीफ। पाकिस्तान ये चाहता है कि अब कतर आ जाए, ये हमने हमला कर दिया, अब रोक दो, अब इसको बोलो अब ये कुछ ना करे। हिसाब बराबर। इनके लोगों ने हमारे यहाँ के मस्जिद में ब्लास्ट किया था या यहां था बम धमाके करते हैं, उसका जवाब हमने दे दिया, अब राउंड ओवर। ऐसा होता नहीं, और तालिबान के साथ तो बिल्कुल नहीं होता। पाकिस्तान की सेना को यह भी शक है दरअसल कि कतर वो कहीं ना कहीं टीटीपी का समर्थन करता है, तहरीक तालिबान का समर्थन करता है। पाकिस्तानी सेना और नवाज शरीफ के करीबी नजम सेठी जो पत्रकार हैं, उनका यह दावा है कि कतर टीटीपी का समर्थन कर रहा है और पाकिस्तान को इससे बहुत एतराज है। और उसकी एक दलील उन्होंने दी, या यूं सबूत कह लीजिए। अल जजीरा एक मीडिया हाउस है, बड़ा दुनिया का बड़ा मीडिया हाउस है, और ये कतर का स्टेट मीडिया है। दुनिया में अभी तक केवल एक देश था जहां ये बैन था, उस देश का नाम था इजराइल। अब एक दूसरा देश आ गया है जिसने अल जजीरा को बैन कर दिया, वो है पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि वो टीटीपी वालों को टेररिस्ट नहीं लिखता, फाइटर लिखता है। इस बात पर अल जजीरा को बैन कर दिया है, और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि कतर टीटीपी के पीछे है। अच्छा, तुम अफगानिस्तान के ऊपर तो तुम अटैक कर लेते हो, अगर कतर पीछे तो कतर का क्या बिगाड़ोगे? जरा सुनते हैं बात। इस वक्त शक यह है कि कतर भी सपोर्ट कर रहा है टीटीपी को, तो इसलिए कतर की तरफ से ये अल जजीरा, क्योंकि वो कतर की एक प्रेस एजेंसी है, तो इसलिए अल जजीरा आपके खिलाफ रिपोर्टिंग करेगा। अब सवाल यही है कि साहब, अब ये तालिबान तो जो करेगा सो करेगा। अब ये कतर को मनाने गए हैं या कतर को बताने गए हैं कि आप साहब मत समर्थन करो इनका? सर, टीटीपी में कहां कतर घुस गया? नहीं, कतर तो वैसे भी एक तो ये तो साफ ही बात है कि वो इनका टीटीपी का समर्थन करता है। दूसरी बात, अभी आप देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़े नेगोशिएटर के तौर पर है कतर। तो पाकिस्तान को तो इससे मतलब वो मनाने गए होंगे कि भैया इसको थोड़ा सा समझाइए, निपटाइए कि क्या मसला है। और वो दोनों तरह की राय रख सकते हैं कि भाई मुसलमानों का मसला है, इस्लाम का मसला है, और किस तरह से उसके साथ हो रहा है। फिर हो सकता है उन्होंने वो भी बात बताई हो कि हमारी समाज तो देखिए ट्रम्प साहब पहले हमारे ऊपर परेशान किए हुए हैं। लेकिन वो कतर के साथ ये कि इस मामले को कैसे नेगोशिएट किया जाए, कैसे समझाया जाए। अगर कतर खुद सिंपैथाइजर है टीटीपी का, मतलब तालिबान का सिंपैथाइजर है अगर, हाँ, तो पाकिस्तान की क्यों सुनेगा? नहीं सुनेगा, मतलब एक नेगोशिएट करने के लिए कि ठीक है, दोनों के बीच कतर की भूमिका हमेशा ही ये रही। आप सोचिए कि जितनी जगहों पर बात हो रही है, गाजा को लेकर भी हुई, सब जगह पर वो नेगोशिएटर के तौर पर काम कर रहा है। और वो बताने नहीं जाएंगे, क्या नाम है उनका, शहबाज शरीफ साहब, वो उनको गए होंगे कि भैया इस मसले को कैसे सुलझा। हो सकता है आसिम मुनीर की चिट्ठी ले गए होंगे केवल वो भी हो सकता है, लेकिन ये समझाने के लिए कि आप इसको देखिए कि कैसे इसको निपटाया जा सकता है, तालिबान को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि वो खुद तो हैंडल नहीं कर पा रहे। लेकिन बढ़के बड़ी मारी जा रही है पाकिस्तान के अंदर। अब तो ये कहने वाले भी दिखाई दे गए, वो कह रहे हैं कि अगर हमें काबुल और कांधार बर्बाद भी कर देने पड़े बम मार मार के तो हम कर देंगे। अब हद हो गई है तालिबान की, ये जो मर्जी आते हैं हमारे यहां करते हैं, ये हमारे यहां पर दहशतगर्द भेजते हैं। अब इस बार पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान ने तो बॉम्ब मारने ही मारने हैं, और मैं आपको बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान को अगर सारे का सारा काबुल भी गिराना पड़ गया तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट।
पाकिस्तान को अगर सारे के सारे कंधार को भी उड़ाना पड़ गया तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। पाकिस्तान को अगर सारी की सारी तालिबान लीडरशिप को उड़ाना पड़ा तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। द रीजन बिहाइंड इज दैट पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड ना, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। अफगानिस्तान कैन अफोर्ड व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, वो जो मर्जी करें। ये कह रहे हैं पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि अफगानिस्तान जो मर्जी वो करता रहे। पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि वो तालिबान पर हमला करे, कंधार काबुल पर हमला कर दे। हाँ देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भले ही कतर जाए, लेकिन पाकिस्तान का कतरा कतरा होना तय है। जिस तरीके से अफगानिस्तान ने कहा था कि भाई आपने जो हमला किया उसका सबक सिखाया जाएगा, उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। और डूरन लाइन पे जिस तरीके से वो उनका मूवमेंट बढ़ा है, इसने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी। पाकिस्तान को लग रहा है कि और ड्रोन से अटैक शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अब सिर्फ जो है वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका खुद तालिबान को वहाँ से ख़त्म करना चाहता है। अफगानिस्तान नाराज़गी है, तो हो सकता है कि अंतिम समय में सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका जाए और ट्रम्प साहब से कहा कि देखिए साहब, आपके लिए हमने तालिबान से पंगा ले लिया, आप हमें बचाइए, डूरन लाइन में पहुँच गए। तो हो सकता है कि पाकिस्तान की मदद अमेरिका करे। फिलहाल पाकिस्तान के लिए संकट है, क्योंकि अब अफगानिस्तान ने कहा है कि जो उन्होंने एयर स्ट्राइक किया उसका बदला हम लेंगे, तो अब बहुत मुश्किल होगा इनके लिए बचाना। लेकिन पाकिस्तान के लिए अमेरिका समर्थन दे सकता है, अगर मामला बढ़ेगा तो अमेरिका के पक्ष में। मैं आपको तालिबान का एक रिएक्शन दिखा देता हूं, उनके होम मिनिस्टर का रिएक्शन क्या है आप सुनिएगा। अच्छा, इनकी कतरी करनी में अंतर नहीं होता, आप इनके आइडियोलॉजी पे जो मर्जी कहिए, तालिबान उस तरह के लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। इनके होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे बुजुर्ग हुक्म दे दें एक बार कि जाओ जंग करो, तो पाकिस्तान नहीं रहेगा नक्शे में। ये देश का होम मिनिस्टर कह रहा है। के लिहाज बांधे मुगयग मसाइल तवरजू बिया न पाकिस्तान भी न बुजुर्ग दालो अफगानिस्तान चुकुम दाए दा अफगानिस्तान दे पाकिस्तान सरा आगा एतमाद बांधे बिया करार पाच। सर, ये बयान तो एक फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ बढ़ते हुए दोनों देश दिख रहे हैं इन बयानों में। तो ऐसा है कि अभी समीर जी कह रहे थे कि आसिफ मुनीर जो है वो दौड़ करके जाएगा अमेरिका की तरफ। अमेरिका दौड़ करके आया था कतर की तरफ। जब तालिबान से बातचीत नहीं हो रही थी और भागने की बात थी, तो कतर को ही मनाना पड़ा कि आप तालिबान को अपने आए। हम ये भी दर्शकों के लिए जान दें कि कतर ने पॉलिटिकल ऑफिस खोलने की कतर में इजाजत दी थी तालिबान को, और तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस जो है, जिस समय अमेरिका युद्ध लड़ रहा था तब भी कतर में उस समय वो तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस था, जबकि कतर भी अमेरिका का दोस्त था। और अमेरिका के अनुरोध पर तालिबान को समझा करके कतर ने अमेरिका और तालिबान के बीच में वार्ता कराई, और जिसके आधार पर वहां से सैनिकों का विड्रॉवल शुरू हुआ या इस पर समझौता शुरू हुआ। तो आज के दिन में हम ये मान लें कि कतर जो है वो उनको नहीं समर्थन करेगा। मुझे लगता है कतर के साथ तालिबान के बहुत अच्छे संबंध हैं, और उसका उपयोग जो है वो जरूर ये करने गए होंगे शहबाज शरीफ कि कतर को मनाया जाए, ताकि वो तालिबान को मना सके कि वो है। तो तालिबान क्यों पीछे हटेगा जब आप उसके एयर स्ट्राइक कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं कि तालिबान पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि तालिबान की भी तो पॉलिटिकल किरकिरी हो रही है अपने देश में। यदि पाकिस्तान के साथ वो जंग में नहीं जाता है, उनको पीटता नहीं है, मारता नहीं है, तो जो टीटीपी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट हो रहा है उसकी भी सुसाख खराब हो रही है। वो ये ऐसा होने नहीं देगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो भी ज्यादा अटैक करेगा, और डूरन लाइन के आसपास जो है वो पाकिस्तानी सेना पर अटैक। पाकिस्तान से लड़ाई जो सीधी जंग है ना, उसमें अफगानिस्तान कमजोर है। नहीं, ऑब्वियसली कमजोर तो इसलिए ये इसमें जाना ऐसा नहीं है, किरकिरी तो अगर ऐसा लगता है। अगर मान लीजिए दो मरीज, बिल्कुल हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसा मसला है कि वो पाकिस्तान वाले केवल प्रॉक्सी वॉर में आपको परेशान कर सकते हैं, वही अफगानिस्तान उनके साथ कर सर, मैं कह रहा हूं कि भले ही वो लड़ाके दो मरीज हैं, एक के एक हाथ में ट्रिप लगी है, दोनों के दूसरे के दोनों में लगी है। यही फर्क है ना, ये फर्क है, इतना ही है। लेकिन अगर आप मैं तो कई बार हैरान होता हूं, इनके जनरल का बयान था, जनरल बाजवा का, पाकिस्तान के, बाद में निकल के आया कि मेरे पास टैंक में डीजल डलाने का पैसा नहीं है, मैं जंग कैसे करूं भारत के साथ। और उसके बाद से पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब ही हुई है, बेहतर नहीं हुई। ये बात 4-5 साल पुरानी है।
आज उसके बाद से तो हम रोज देखते हैं, हम वहीं के लोग क्या बताते हैं 27% कौन सी जंग लड़ेंगे? अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ भी कैसी लड़ेंगे? इसमें जो विजय जी कह रहे हैं वो बहुत हद तक ठीक है, क्योंकि उनके पास एयरफोर्स नहीं है, वो इस तरह से हमले नहीं कर सकते। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है ना, अमेरिका के पास तो सब कुछ था, अमेरिका के सामने तो पासंग था, और वो तो जाके कब्जा करके बैठ गया था काबुल कंधार में। हुआ क्या? उसके बाद उसको समझ में आ गया कि हम चला नहीं सकते, क्योंकि अंत में तो कहीं भी आप जब हमला करके और कहते हैं हम उनको ध्वस्त करेंगे तो ऑन ग्राउंड जाना होता है। ऑन ग्राउंड में अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान क्या कहें उन तालिबानी लड़ाकों के सामने, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम तो वैसे ही खड़े हैं, आओ हमसे लड़के दिखाओ। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को भी पता है ये वो एयर स्ट्राइक या जो कुछ कर रहा है वो चाहता है कि कतर या ऐसे देश मध्यस्थता करें और कुछ रुक जाए। अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन अब ड्रोन सप्लाई है, और आज का जमाना जो है वो ऐसे तो उसके पास सर हेलीकॉप्टर भी है। हालांकि अभी ऐसे ड्रोन नहीं है सर अभी अफगानिस्तान। चले आगे दूसरी जंग की बात कर लेते हैं, जो कब होगी या नहीं होगी इसका नहीं पता। ईरान, मिसाइल भी है ईरान, यहाँ तो मिसाइल, जहाज, सब कुछ है। ईरान और अमेरिका के बीच हर बीतते दिन के साथ तनाव बढ़ रहा है। ट्रंप का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड इजराइल के पास पहुंच चुका है और बहुत जल्द वो अपनी पोजीशन पर तैनात भी हो जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर अगर चाहे अमेरिका, अब उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई है, तो वो चाहे तो हमला कर सकता है, क्योंकि दूसरी बैटल वो पहुंच गई है वहां पर। हालांकि 26 फरवरी को जिनीवा में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का तीसरा राउंड होना है। लेकिन जानकार क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बातचीत से पहले ईरान पर दबाव डालने के लिए अमेरिका उस पर एक लिमिटेड स्ट्राइक कर सकता है। आप जरा समझिएगा, अमेरिका एक लिमिटेड स्ट्राइक करेगा पहले और फिर कहेगा आप बात करो, देखो इतने में समझ जाओ तुम। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो अपने मन में चाहे उसको लिमिटेड माने, हम नहीं मानेंगे, हम पूरी ताकत से ही जवाब देंगे, हम उसको जंग समझ के जवाब देंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट है एक्चुअली, उसके मुताबिक सीनियर ईरानी अधिकारियों के हवाले से पिछले हफ्ते बातचीत खत्म होने के बाद से अमेरिका को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कई तरीके की छूट देने के ऑफर ईरान ने दिए हैं ताकि हमला ना हो। ये अधिकारी बता रहे हैं कि तेहरान अपने सबसे ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम का आधा हिस्सा विदेश भेजने के लिए तैयार है, बाकी को डाइल्यूट करने के लिए तैयार है। उसके पास 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम है, और फिर वो एक एनरिच्ड यूरेनियम कंसोर्टियम बनाने की भी बात कह रहा है कि इसमें और देश भी शामिल हो जाएं तो आपका सिर्फ मेरे पे शक नहीं रह जाएगा। अब इस अधिकारी के हवाले से बताया जा रहा है कि ईरान ऐसा करके एक शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनरिचमेंट के अधिकार को मान्यता मिलने के लिए ये कोशिश कर रहा है कि एक हमें भाई बेसिक नीड्स के लिए न्यूक्लियर एनर्जी की इजाजत मिल जाए, और बाकी आपको हम पर जैसी निगरानी रखती हैं आप रखिए, ये वो कह रहा है। और आप अपने ये सैंक्शंस, आर्थिक पाबंदियां हमारे ऊपर से हटाइए। इतना ही नहीं, ईरान इस बात के लिए भी तैयार है कि हमारी ऑयल कंपनीज में, तेल कंपनियों में अमेरिका के कॉन्ट्रैक्टर, अमेरिका की कंपनियां वो यहां पर आकर हिस्सा लेकर के काम करना शुरू कर दें। इतने तक ईरान चला गया है। लेकिन क्या इसके बाद भी ट्रंप मानेंगे? जैसा हमने आपको बताया, ट्रंप अभी पूरी वॉर के मूड में नहीं है। पहले लिमिटेड स्ट्राइक, फिर दबाव बनाओ, और फिर अगर जरूरत पड़े तो कुछ महीनों के बाद फिर एक बड़ा हमला। वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या दावा किया? वॉशिंगटन पोस्ट ने ईरान को लेकर एक बड़ा दावा और खुलासा किया। उसने लिखा है कि अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन, जनरल आर्मी चीफ, मतलब सारी फोर्सेस का चीफ, उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी है, और जनरल डैन केन ने ट्रंप को यह कहा है कि ईरान पर हमला हम ही को महंगा पड़ेगा। वॉशिंगटन पोस्ट इस खबर में लिख रहा है कि ट्रंप का जवाब भी आ गया है, और ट्रंप ने ईरान को लेकर डैन केन से मिली इस तरह की किसी भी चेतावनी से इनकार किया। एक्चुअली आज एक बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट सुबह किया, मैं भी उसको पढ़ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये कह रहे हैं कि न्यूमरस स्टोरीज फ्रॉम फेक न्यूज मीडिया हैव बीन सर्कुलेटिंग सेइंग दैट जनरल डेनियल केन इज अगेंस्ट अस गोइंग टू वॉर विद ईरान। वॉशिंगटन पोस्ट एक बड़ा अखबार है, वो कह रहा है कि अमेरिका का सबसे बड़ा जनरल वो ट्रंप से कह रहा है मत करो हमला, हमारे लोग मारे जाएंगे। तो ट्रंप कह रहे हैं ये दावा ही झूठा है, और ये आदमी तो वो है जो पिछली बार हमारी जंग को लीड कर रहा था ईरान में, ये जनरल, एंड इज ए वेरी ब्रेव फाइटर, वो पीछे नहीं हटेगा। तो अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। जो भी हो, ईरान और अमेरिका के बीच मिलिट्री तनाव बढ़ रहा है। अब भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की और कहा है कि ईरान से हमारे नागरिक तत्काल बाहर चले जाएं, ईरान छोड़ दें। भारत सरकार की एडवाइजरी भी बता रही है कि वहां कुछ जो है वो कुछ बड़ा होने वाला है। अगली खबर पे आ जाइए। इसके अलावा इजराइल के भारत में जो राजदूत हैं, उन्होंने ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि ईरान
परमाणु कार्यक्रम और आतंकवादियों की मदद से इजरायल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि डोनाल्ड ट्रंप डायलॉग कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत से कोई समझौता हो जाए। We have been, as you know, watching Iran closely because Iran has been threatening our country with elimination. They were trying to actually produce the weapons to annihilate us, like nuclear weapons, ballistic missiles, and they were helping proxies in our region, the terrorist organizations that were attacking us as well. We have dealt with that in the last 2 years, and now there is a negotiation going on with the United States. We hope the negotiation works and that finally Iran will stop pursuing this policy of trying to exterminate us and will stop pursuing building the weapons of mass destruction. But Israel is very alert and we will continue to be ready to defend ourselves. दो तीन बातें, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी मैंने। एवरीथिंग इज इन प्लेस फॉर यूएस एंड इजराइल टू स्ट्राइक। उनकी सारी जंगी तैयारी पूरी हो गई है। ट्रंप फिर भी हमला नहीं कर रहे हैं, वो लिमिटेड स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, पूरे हमले की बात नहीं कर रहे हैं। और फिर तीसरा एंगल है इसमें इजराइल का। इजराइल हर सूरत चाहता है कि ये मिलिटरीली इसको निपटाया जाए, खत्म किया जाए और रिजीम चेंज किया जाए। त्रिपाठी जी, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मतलब इसमें अब तो बहुत कोई कंफ्यूजन नहीं है। ट्रंप जिस लिमिटेड स्ट्राइक की बात कर रहे हैं उसके पीछे उनका मकसद बड़ा साफ है। एक, पूरे उस इलाके के ट्रेड पर कब्जा करना, और दूसरा जो बार बार वो कह रहे हैं हो नहीं पा रहा है, जिसको कहते हैं ना कि वो जिसको कहते हैं कि एकदम मुंह तक आ गया है लेकिन उसको खा नहीं पा रहे हैं, वो है ईरान में खामेनेई को सत्ता से बाहर निकालना। वो कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा। ये मतलब उस कोशिश में वो लगे हैं, और उनकी एजेंसी, उनके सारे जितने तरह के तरीके हैं, उनके जो वहां जिसको हम कह सकते हैं कि जो उनके प्रॉक्सी हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि ईरान के प्रॉक्सी हमला करेंगे, तो ईरान के प्रॉक्सी तो हमला करेंगे, वो तो उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर दे। इनके प्रॉक्सी ईरान के भीतर हमला कर रहे हैं, जो सिविलियंस का, या कहें कि जो अलग अलग तरीके से। इसी वजह से इजराइल का क्या है, इजराइल चाहता है कि ईरान की ताकत इतनी कम हो जाए युद्ध के बाद कि दोबारा वो 2000 मिसाइल इकट्ठे न दिखे। तो दोनों के मकसद अलग अलग हैं। मैं आपको दो बड़े इंटरेस्टिंग बयान दिखाता हूं, इस पर आपको कुछ स्थिति साफ होने की। वो दो लोग जो बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के, स्टीव विटकॉफ, अब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका के, ट्रंप के सीधे वो बात कर रहे हैं किससे? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से। दोनों के बयान आपको दिखा रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग बयान दिया स्टीव विटकॉफ ने, लंबा चौड़ा इंटरव्यू था, उसका एक हिस्सा मैं आपको सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि ट्रंप परेशान नहीं है ईरान को लेकर, लेकिन हैरान जरूर है। हैरान किस बात पे है? वो हैरान इस बात पे है कि मैंने इतनी मिलिट्री ताकत लगा दी, लेकिन ये अभी तक झुका क्यों नहीं ईरान। The president asked me that this morning, and I don't want to use the word frustrated. It's almost because he understands he's got plenty of alternatives. But it's curious. He's curious as to why they haven't, I don't want to use the word capitulated, but why they haven't capitulated. Why under this sort of pressure with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said, we profess that we don't want a weapon. So here's what we're prepared to do, and yet it's hard to sort of get them to that place. अमेरिका जैसा देश ये कह रहा है कि राष्ट्रपति हमारा क्यूरियस है कि ये आदमी जो है ये लेटा क्यों नहीं अभी तक मेरे सामने कि भाई सब मान लेंगे साहब आपकी बात, इतनी ताकत तो मैंने लगा दी। और उन्होंने क्या कहा कि वो खुल के क्यों नहीं कह रहे कि हमको हथियार नहीं बनाना। ईरान तो डे 1 से कह रहा है मुझे हथियार नहीं बनाना। अब उस पर आप इनके फॉरेन मिनिस्टर ने उनकी बात सुन लीजिए। ये कई बार कह चुके हैं। अब एक बार तो झल्ला के इन्होंने एक इंटरव्यू में ये कह दिया था कि हम कैसे यकीन दिलाएं कि हमें हथियार नहीं बनाना है। लेकिन अमेरिका का सवाल जायज है, अमेरिका और इजराइल का, अगर नहीं बनाना हथियार तो 60% यूरेनियम एनरिचमेंट क्यों किया? वो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 60% की जरूरत नहीं होती। वो किस लिए किया है इजराइल ने? इसलिए उनके कहने पर नहीं जा सकते आप। लेकिन वो अभी भी ये कह रहे हैं कि मुझे केवल सिविलियन यूज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने की इजाजत मिलनी चाहिए, जैसे पूरी दुनिया को मिली है वो ईरान को भी मिलनी चाहिए। Enrichment is our right. We are a member of NPT and we have every right to enjoy a peaceful nuclear energy, including enrichment. How we use this right is something related to us only. The enrichment is a sensitive part of our negotiation. सर बताइए, वो विटकॉफ साहब कह रहे हैं कि झुक नहीं रहा ईरान। मुझे तो हैरानी हो रही है कि विटकॉफ साहब ऐसा इंटरव्यू दे रहे हैं, बोल रहे हैं खुल के। अब आप ये क्या कर रहे हैं? ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की इज्जत बता रहे हैं या इज्जत उतार रहे हैं?
आप इस दृष्टि से बिल्कुल देखिए। सही। आजकल जो चल रहा है कपड़े उतार रहे हैं मतलब अमेरिकन आप यदि- माइट के सामने एक हाँ। देश वो कबूल देखिए- कर रहे हैं कि नहीं झुका ईरान। देखिए बहुत साफ इनकी बातों से लग रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की ये इच्छा थी कि हम यदि मिलिट्री दबाव बनाते हैं, हम जो है आर्म फोर्सेस का दबाव बनाते हैं तो ईरान झुक जाएगा और युद्ध की नौबत ही नहीं आएगी, वो शर्तों पर तैयार हो जाएगा। लेकिन ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसी बातें जब उनके लोग कहते हैं तो इससे साहस और उत्साह किसका बढ़ता है? अमेरिकन आर्मी और अमेरिकन नेवी का उत्साह बढ़ेगा या उनका मोरल जो है वो नीचे जाएगा कि हमारा प्रेसिडेंट इस प्रकार का सोच रहा है, हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है इस प्रकार का सोच रहा है। यदि आज वॉशिंगटन पोस्ट ने यदि छापा है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर छापी है, और इसका ऐसा तो है नहीं कि आर्म फोर्सेस के जो जनरल होंगे या जो ब्रिगेडियर होंगे या हायर रैंक का, मुझे तो लग रहा है वो खबर भी सही है कि इनका जनरल मना कर रहा है, तो कोई बड़ा अखबार ऐसी गलती नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि यदि ये खबर वो पढ़े होंगे तो इनके मोराल पर क्या असर होता होगा। ये तो आप एक ढंग से कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ रहे हैं, बट यू आर इनटू वॉर, सम काइंड ऑफ ए, जिसको कहते हैं ना, वॉर से पहले एक प्रकार का साइकोलॉजिकल वॉर में आप घुसते हैं। खैर लेकिन भाई मानना पड़ेगा, ईरान को इसमें मानना पड़ेगा। इसमें एक बात ध्यान रखिए, जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई अमेरिका वेनेजुएला नहीं है ना ईरान, वो उसको समझते चाहिए, उसकी ताकत समझिए। लेकिन एक कंसेशन उन्होंने दिया जो ट्रम्प साहब के लिए बहुत वो हो सकता है, लेवरमेंट वाला। उनका कि अमेरिकी कंपनियां जो हैं वो ईरान में पैसा तो वो उनके लिए सबसे बेहतर चीज है। देखिए ट्रम्प साहब ने फिर एक पोस्ट किया है टैरिफ को लेके, ट्रेड को लेके, और लग रहा है हमारे लिए किया है, ऐसा कुछ लोगों को लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और ट्रम्प उसके बाद से जैसे घायल बौखलाए घूम रहे हैं कि अब मैं क्या कर दूं और कैसे मैं, वो अपने सुप्रीम कोर्ट को तो अब वो बताने लगे हैं कि ये तो देशद्रोही टाइप लोग हैं। और एक बड़ा मजेदार उन्होंने एक और अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी पोस्ट की है, वो रेलेवेंट नहीं था, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं आज से सुप्रीम कोर्ट को लोअर केस में लिखूंगा। वो पोस्ट देखा है आपने? हाँ बिल्कुल। इसीलिए कि मतलब ये लोग जो है किसी काम के नहीं किसी है, काम। तो मैं इन्हें इज्जत ही नहीं दूंगा, तो मैं पोस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट लोअर केस में लिखूंगा। एनीवे जो उन्होंने बाकी दुनिया के लिए लिखा है, उन्होंने कहा कि जो भी देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने लिए एक फायदे के रूप में देख रहा है तो वो सावधान हो जाए। अगर जरा भी इधर उधर किया तो और भी ज्यादा भारी भरकम टैरिफ लगाऊंगा, और ऐसे टैरिफ लगाऊंगा जो ऐतिहासिक होंगे। छोटा सा पोस्ट है, एनी कंट्री दैट वांट्स टू प्ले गेम्स विद द रिडिकुलस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, especially those that have ripped off the USA for years and even decades। ये शब्द वो भारत के लिए बार बार इस्तेमाल करते हैं कि इंडिया हैज बीन रिपिंग दिस ऑफ। तो यहां वो रिप्ड ऑफ को कोर्ट्स में किया है उन्होंने, इसीलिए लग रहा है कि हमारे लिए तो नहीं है। they will be met with a much higher tariff and worse than which they just recently agreed to। buyer beware, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। buyer beware, कौन है बायर? हम पे टैरिफ लगा, हम एक्सपोर्टर हैं, बायर उनका आदमी है। वो लिख रहे हैं बायर बिवेयर, अगर तुमने इनके साथ इनके टर्म्स पे सौदा किया तो ना, जो टैरिफ लगाया उसी पे सौदा करना। अब वो अपने लोगों को भी धमका रहे हैं, अपने इंपोर्टर को धमका रहे हैं। एंड फिर थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो ये किसके लिए लिखा गया सवाल? सबसे पहले तो ये त्रिपाठी जी, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, कोई कुछ भी कहे, उनको सबसे ज्यादा गुस्सा और नाराजगी भारत से ही है। बहुत लेकिन ऐसा भी क्या कर दिया? उनको ये लगता है, मतलब संयोगवश समझिए या जो भी हो, जितने अटॉर्नी हैं, जितने वकील हैं जो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के जीते, उसकी अगुवाई करने वाले नील कत्याल से लेकर सारे लोग वो भारतवंशी हैं। अब हैं वो अमेरिकन, वो कोई इंडियन थोड़ी ना है। वो यूएस जो इंपोर्टर हैं, यूएस जो बायर हैं, यूएस जो कंपनी है, उनके हित के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ट्रंप को ये लगता है कि जो इंडियन लॉबी है उसने ये बड़ा खेल पलट दिया। ये एक सबसे बड़ी बात। दूसरा, इंडियन एक्सपोर्टर जो है ना, उसने अमेरिका में अपनी जगह बना ली है, जिसको शायद बहुत कम लोग यहां समझ रहे हैं। वो वहां स्टैब्लिश है, वो वहां के इंपोर्टर के साथ रोज बात कर रहा है, वो उनके साथ उसके निजी रिश्ते हैं, और वो इस पूरी जो रोज की पार्टी है, रोज का जो वहां की सारी चीजें, उसमें वो स्थापित है। ट्रंप को ये लगता है कि ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं। और तीसरी चीज उसको ये लगता है, ट्रंप को ये लगता है कि ये सारे के सारे लोग, जो हमारा एक मिड टर्म इलेक्शन आएगा और दूसरा जो फुल टर्म इलेक्शन आएगा, उन दोनों में हमारे विरोधियों को लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। तो ट्रंप उस तरह से भारत को विरोध के तौर पर देखता है, और उसको ये लग रहा है कि भारत अपनी पॉलिसी को लेकर जिस तरह से उसने जो ड्राफ्ट किया था उसी को लागू कराता दिख रहा है। देखिए, हमारे देश में लोगों ने कहना शुरू किया कि आपकी तो अभी ट्रेड डील फाइनल हुई नहीं है, तो अच्छा मौका है, अब आप नए तरीके से रीनेगोशिएट कीजिए। हमारा जो प्रतिनिधिमंडल जाने वाला था उसका दौरा टल गया। क्या ये सब भी वजह है? निश्चित तौर पर मैं
मैं फिर आपको कह रहा हूं ना, जिस तरह से भारत सरकार ने इस मामले में मूव किया है वो अप्रत्याशित है। ट्रंप की टीम के सामने इस धैर्य के साथ इतना स्टेप बाय स्टेप कदम चल के और उनको अपनी शर्तों पर मनवा लेना, ये लगभग असंभव ये धमकी हमारे लिए भी है। मैं अगर ये ना कहूं कि सिर्फ हमारे लिए, तो हमारे लिए सबसे बड़ी हमारे लिए, सबसे बड़ी हमारे लिए, सबसे बड़ी हमारे जी। निश्चित रूप से भारत की सबसे बड़ी धमकी है, लेकिन सब देशों को उन्होंने चेता दिया है कि भाई मेरे से गेम खेलने की कोशिश मत करना, कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। मेरे पास तमाम रास्ते हैं, मैं 232 सेक्शन 232 और सेक्शन 301 को कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूं। और उन्होंने कहा है कि ये मूर्खों की टोली है और मूर्खतापूर्ण काम किया है। मतलब जजों सुप्रीम कोर्ट के जज को मूर्खों की टोली बता के कहा है कि मूर्खतापूर्ण काम किया है, बंटवारे का काम किया है। और इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसने मुझे और ताकत दे दी और मैं ताकतवर महसूस करता हूं और मैं नए तरीके से टैक्स लगाने की स्थिति में हूं। तो मुझे लग रहा है उन्होंने दुनिया को बताया कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा मत कीजिए, मैं देश का राष्ट्रपति हूं और मेरे पास अधिकार है कि मैं आप पर टैरिफ लगा सकता हूं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से अगर मेरे साथ ट्रेड डील करने की कोशिश करोगे तो मैं आप पर और टैक्स इंपोज कर दूंगा। ये सवाल हुआ देश की हमारी वित्त मंत्री से निर्मला जी से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस पर क्या कहेंगे? अब ये जो टैरिफ हो गया, जो ट्रेड डील हो रही है, उनका जवाब सुन लेते हैं एक बार। On the trade particularly, aside from the Indian economy in general, the Commerce Ministry is reviewing the situation. The delegation will have to take a call on when they're going to go for further negotiations. So it's a bit too early for me to comment. देखिए दोनों बातें, लेकिन उन्होंने कह दी कि कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है मंत्रालय, वो अब इस पर देखेगा कैसे नेगोशिएट करना है और हमारे लोग अब कब जाएंगे। तो एक रीथिंक तो हो गया स्टार्ट हमारे यहाँ, इतना तो क्लियर दिख रहा है सर। बिल्कुल रीथिंक चल ही रहा है और भारत पर वो नाराज भी हैं और भारत परेशान भी है, दोनों बातें। इसको ये मत समझिए कि वो नाराज है, हम परेशान भी है। और उस परेशानी का एक उदाहरण ये है कि हमारी सरकार में कोई भी आदमी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पीयूष गोयल साहब कहते हैं विदेश मंत्री देखते हैं, विदेश मंत्री कर रहे हैं, पीयूष गोयल साहब देखते हैं, और आज निर्मला जी ने भी कह दिया वित्त मंत्री हैं। सरकार की नीति है ना, कौन देखेगा नहीं देखेगा का मसला नहीं है। ये सरकार क्या कर रही है, वित्त मंत्री ये बताएंगे कि ये कहेंगे कि वाणिज्य मंत्रालय देख रहा है। यू आर नॉट अकाउंटेबल। एक सेकंड, ट्रेड डील पर तो हमेशा कॉमर्स मिनिस्टर ही बोले हैं। नहीं, कॉमर्स मिनिस्टर ने तो अभी बताया था, विदेश मंत्री को पता है वो तेल के विषय में। हाँ, तो वो भी कॉमर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए बोला था। हाँ, फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सरकार के वित्त मंत्री है ना, वो पॉलिसी की बात है, ये कोई इंडिविजुअल थोड़ी हो रहा कोई काम। क्या पीयूष गोयल अकेले तय कर देंगे, आप ऐसा कह रहे हैं? या सरकार तय कर रही है, भारत सरकार? इसका मतलब कोई कंफ्यूजन है और कुछ भारत सरकार को भी लगता है कि अभी बहुत सारी बातें ठीक तरीके से नहीं चल रही। अगली बड़ी खबर पर, और इस पे भी कुछ पॉलिटिक्स हुई हमारे यहाँ पर, 25-26 फरवरी का दिन भारत की डिफेंस पॉलिसी के लिहाज से, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट दिन है। प्रधानमंत्री मोदी इजरायल दौरे पर होंगे, वहां पर नेतन्याहू जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होगी, वहां की संसद को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इतनी भर बात नहीं है इसमें, इसके कई मायने हैं। दोनों देशों के बीच एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है वो साइन होगा, ग्लोबल थ्रेट के इस दौर में काफी अहम है ये। इस दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को लेकर के भी बातचीत होनी है, आईमैक जिसको कहते हैं। इसमें कई देशों ने इसको शुरू किया हुआ, कई देशों ने इसको शुरू किया था। कनेक्टिविटी का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो भारत से लेकर के यूरोप तक जाएगा, मिडिल ईस्ट से होता हुआ। अब ये सारी बातें वहां पर होनी है। इस पर मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ जो बयानबाजियां हुई उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हजारों फिलिस्तीनियों को बेदखल कर दिया इजराइल ने, पूरी दुनिया उसकी निंदा कर रही है। गाजा में हजारों लोग मार दिए गए। इजराइल और अमेरिका ईरान पर हवाई हमले की योजना बना रहे हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री कल इजराइल जा रहे हैं। ये भी लिखा है, जहां एक मुडानी संबंध भी बताया जा रहा है, मतलब वहां कोई अडानी एंगल भी है। और अपने अच्छे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मोदी जी गर्मजोशी से मिलेंगे, जो स्वयं गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं नेतन्याहू। इजराइल के विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के इजरायली संसद को संबोधित करने का ये कहते हुए बहिष्कार करने की धमकी दी है कि नेतन्याहू देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को निर्दोष कर रहे हैं। फिर फिलिस्तीन का मुद्दा, सब कुछ बेसिकली सवाल है कि मोदी जी इस दौर अभी इजराइल क्यों जा रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब कांग्रेस पूछ रही है। देखिए, कांग्रेस जानबूझ करके सवाल पूछ रही है। तो कांग्रेस ने तो इजराइल के साथ जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया था, और इसलिए नहीं किया था कि जानबूझ करके, क्योंकि उनको लगता था कि इजराइल के साथ यदि हम डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेंगे तो हमारा देश का जो मुस्लिम समाज है वो हमसे नाराज हो जाएगा। तो हमेशा मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ये पैलेस्तीन का मुद्दा उठाते हैं। कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्क के कारण या ह्यूमैनिटेरियन इशू के कारण ये मुद्दे उठाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है भारत के अंदर,
उसको कांग्रेस पार्टी एड्रेस कर रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा पर सवाल कर रहे हैं। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं गए हैं वहां पे? क्या बाकी लोग इजरायल के साथ संबंध अपने खराब कर लिए हैं? क्या यूएई ने भारत के साथ, यूएई ने क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किया? वो तो एक मुस्लिम कंट्री है। और एक और बात जोड़ दूं कि यूएई, भारत, इजरायल और अमेरिका ये अपने चारों साझा जो हम कह सकते हैं कि डिफेंस इंटरेस्ट, एक प्रकार का गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस यात्रा के अंदर भी इस बात की चर्चा ये होने पाकिस्तान में इसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि ये मोदी इजराइल जा रहे हैं और ये क्या कौन सा नया अलायंस जो है दोनों मिलकर बनाने वाले हैं। सुनिए, हेक्सागन ऑफ अलायंस है ना वो, हेक्सागन ऑफ अलायंस। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजराइल जा रहे हैं और जारी बात है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेतन्याहू से तो मुलाकात करेंगे, बट देयर इज एन एड्रेस टू द इजरायली पार्लियामेंट। मुझे समझ नहीं आई कि व्हाई दे बिलीव कि मुझे एड्रेस करना चाहिए इजरायली पार्लियामेंट को। और सबसे बढ़ के इम्पोर्टेंट चीज़ ये ज़हन में रखिएगा, इजराइल एंड इंडिया बोथ टुगेदर दे डू नॉट बिलीव दैट अ न्यूक्लियर पाकिस्तान इज इन देयर इंटरेस्ट। कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो कहते हैं कि जी प्रोटोकॉल तोड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट लेने जाएंगे। मोदी जो है वो उसका सेकंड विजिट है, वहाँ पे 2017 में गया था और अब ये अभी जा रहा है। और मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ी चीज करने जा रहे हैं इंडिया इजराइल। ये जो ग्रोइंग इंडिया इजराइल पार्टनरशिप है ना, दैट्स वेरी डेंजरस। अभी उन्होंने कहा कि देखिए न्यूक्लियर पाकिस्तान जो है दोनों को पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है। हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल ना हो न्यूक्लियर पाकिस्तान के पास, लेकिन ये तो पूरी दुनिया को तय करना पड़ेगा कि एक टेररिस्ट देश के हाथ में क्या न्यूक्लियर हथियार होना चाहिए। उनकी चिंता ये है कि ये दोनों देश मिलकर और देशों को साथ लेके क्या कोई अलायंस हमारे खिलाफ बना रहे हैं। ये नेतन्याहू ने कल ये बात कही थी, हमने आपको बताया था कि हेक्सागन एक किस्म का अलायंस बनेगा। किसके जवाब में? कि तुर्की वहां पर जो है, टर्की, वो एक नेता बनना चाह रहा है मुस्लिम दुनिया का, और वो भी एक मिलिट्री सॉर्ट ऑफ अलायंस जिसमें पाकिस्तान है, ऐसी पोस्चरिंग वो करना चाहता है। तो उसके सामने ये एक अलायंस जो है वो क्रिएट किया जाए। और इजराइल के ही एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा था, मैंने आपको बयान दिखाया कि टर्की इज द न्यू ईरान। वो उसको अब वैसे देखने लगे हैं, अपने लिए इतना बड़ा खतरा देखने लगे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को भी चिंता हो रही है त्रिपाठी जी इस दौरे की कांग्रेस के साथ। अब इस पर तो पहले विजय जी बोलना बन जाएगा फिर, लेकिन निश्चित तौर पर समीर जी का इजराइल के साथ जो भारत का रिश्ता है वो कोई एक दिन का तो है नहीं। और इस सरकार में यानी नरेंद्र मोदी के आने के बाद इजराइल से हमारे रिश्ते बहुत शानदार हुए। लेकिन ये जा क्यों नहीं है, क्यों पाकिस्तान डर रहा है, इसको जरा समझिए। वहां से हम ड्रोन टेक्नोलॉजी लेने के जा रहे हैं और जो समझौते होंगे कल परसों में, उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि वो कह रहे हैं भैया हम तकनीक देंगे, भारत में जाकर आप बनाइए, और वो सारी चीजें जिसको लेकर हम कहते हैं ना कि लिमिटेड वॉर हो गई तो हम क्या करेंगे, ड्रोन फैसिलिटी है कि नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि हमारे पास जो ड्रोन्स हैं वो हैं, लेकिन अभी और हमें चाहिए, क्योंकि ये भी तो कहा जा रहा है ना कि चाइना जिस तरह से इस पूरे युद्ध को देखा है ऑपरेशन सिंदूर वाले को, तो उसने भी अपने आप को अपग्रेड किया होगा। तो असली डर, असली खतरा वो है। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट इशू करते हैं अपने एक्शन से। जिस वक्त पूरा वेस्ट एशिया भयानक टर्बुलेंस में है, वो इजराइल में खड़े हैं, तेल अवीव में खड़े हैं और उनके साथ समझौते कर रहे हैं, उनकी संसद में भाषण दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी चिंता सबको होगी सर कि अगर भारत इजराइल के साथ जो लेजर बीम का आयरन बीम जो उनका है, अगर डिफेंस का सिस्टम अगर भारत के साथ हो कि $8 बिलियन का भारत और इजराइल इस बार समझौता रक्षा के करने वाले, अगर क्या वो टेक्नोलॉजी अगर भारत को मिलती है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए एक चिंता की बात होगी। और नेशेट को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इजराइल की संसद को वहां संबोधित करेंगे। दूसरी यात्रा बता रहा है कि भारत का क्या कद इस समय दुनिया के अंदर है कि इजराइल खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है। जिस तरीके से नेतन्याहू ने पोस्ट किया था स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, भारत इजराइल के संबंधों को लेकर, मुझे लग रहा है यात्रा बहुत शानदार रहने वाली है
और इस यात्रा का असर दुनिया देखेगी आने वाले समय के अंदर। एक खबर पाकिस्तान से, इमरान खान को जेल से बाहर निकाला गया, अस्पताल लाया गया एक बार फिर। ये खबर कल से जो है बड़ी तेजी से वायरल हुई है कि इमरान खान को आंख के कुछ ट्रीटमेंट के लिए एक बार फिर वहां का जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उस हॉस्पिटल में लाया गया। पहले भी वहीं पर रात में ही लाया गया था, कल भी रात में लाया गया, लेकिन कल इस बार क्या हुआ, पिछली बार तो पता ही नहीं लगा था, ना इनके परिवार को बताया ना वकीलों को बताया। कल गाड़ियां निकलती हुई कुछ लोगों ने देख ली और इसके बाद वहां की सरकार ने एडमिट भी कर लिया कि हाँ इनको लेकर के गए थे। पहले भी एक कोई इंजेक्शन लगा था इनकी आंख में, जो ये कहा गया था कि इनकी 85% आंख चली गई है, एक आंख। कल भी कुछ एक इंजेक्शन जो है वो जो उनको दिया गया है। इस बार बाकायदा एक मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया है कि ये आए थे, डे केयर में आए थे और वहां पर इनको एक इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद ही वापस चले गए। ये डॉक्टर्स ने बताया। एंटी-VEGF इंजेक्शन समथिंग कुछ उस रिपोर्ट में जो है ये लिख करके आया है। लेकिन अभी भी जो है ये, जैसे हमारे यहाँ वो कहते हैं ना अस्पतालों में, ओपीडी ट्रीटमेंट चल रहा है इमरान खान का, भर्ती होकर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। सर, दुविधा चल रही है ना पाकिस्तान सरकार के लिए, जैसा दबाव बना हुआ है और ये भी डर है कि कहीं ज़्यादा तबीयत खराब ना हो जाए, ये भी है कि ज़्यादा ठीक ना हो जाए। दोनों ही चीज़ें उनके साथ चल रही हैं। इलाज के लिए ये जितना इलाज की उनको ज़रूरत है, क्या उतना इलाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये चिंता की बात है। और ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी देखना चाहिए सरकारों को कि किस तरह से आप अपने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। इमरान खान से दबाव उनका बना हुआ है, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान में आप लगातार देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन पाकिस्तान खड़ा हो जाता है इमरान के साथ में। अंदर भी जंग, बाहर भी जंग और बाहर जो हो ही रहा है। अभी आपने पूरा तालिबान का हिस्सा उनके साथ बता दिया, फिर इजराइल पे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, फिर डिफेंस डील पर बात हो रही है, फिर पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे हैं। तो बहुत सारे सिरदर्द उनके लिए हैं। उसमें इमरान खान को निपटने में अभी तक तो नाकाम रही है एक तरह से सरकार पाकिस्तान की, और उनको समझ नहीं आ रहा कि इसका इलाज कैसे किया जाए। इलाज मतलब इमरान खान का नहीं, इमरान खान से जुड़े हुए जो मुद्दा है उसका इलाज कैसे किया जाए, वो थोड़ी सी मुश्किल उनकी बढ़ रही है। ठीक है, कई बार देश में कहा जाता है तुम्हारा इलाज करना जरूरी होगा। तो वही वैसे, लेकिन जो इलाज चाहिए उस आदमी को वो नहीं मिल रहा। एक और खबर आपको बता रहे थे, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इसी हफ्ते भारत आ रहे हैं और ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका के साथ कनाडा के व्यापारिक संबंध बहुत बुरी तरह तनाव से गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्नी गुरुवार को मुंबई पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। अच्छा, मुंबई आते हैं सारे नेता, अभी फ्रांस वाले भी वहीं गए थे। मार्क कार्नी भारत दौरे के बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा करने वाले हैं। ये तीनों देश क्वाड पार्टनर्स हैं, इसमें चौथा देश अमेरिका है। इससे पहले मार्क कार्नी चीन के दौरे पर गए थे, आपको याद होगा, इस पर ट्रंप बहुत ज्यादा भड़क गए थे और अब वो भारत भी आ रहे हैं। तो एक तो इंडिया कनाडा टाइज का ये रीसेट है। जो जस्टिन ट्रूडो बर्बाद कर गए थे जो रिश्ते, मार्क कार्नी को समझ में आया है कि कुछ चीजें जो होती हैं वो वाइटल होती हैं, उनके ऊपर छोटी मोटी चीजों का या किसी भी और चीज का असर नहीं पड़ने देना चाहिए। और भारत एक ऐसा ट्रेडिंग पार्टनर है जिसको अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका कनाडा लूज करना। अभी हमारे यहाँ एनर्जी समिट हुआ था, उसमें इनके ऊर्जा मंत्री आए थे और उन्होंने कहा कि अगर कनाडा के पास बहुत ऊर्जा है दुनिया को बेचने के लिए, तेल है, सब कुछ है, तो उन्होंने कहा कि अगर हम भारत के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे तो वी लूज आउट ऑन इट। हम एक दुनिया की बहुत बड़ी जो बाइंग कैपेसिटी वाले देश से हम हाथ खो बैठेंगे। तो अब मार्क कार्नी भारत आ रहे हैं। सर नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो जस्टिन ट्रूडो ने जो संबंधों को बर्बाद किया था भारत और कनाडा के बीच में, तो उसकी झलक दिख रही है। चुनाव के बाद जब ये प्रधानमंत्री बने तो उसी के बाद ये लगता था कि इससे भारत और कनाडा के रिश्तों में एक नई गर्माहट आएगी। और इसका उदाहरण देखने को मिला कि जो खालिस्तानी तत्व जो खुलेआम घूम रहे थे वहाँ पर और जिस प्रकार का आतंक बना रहे थे, वो मंदिरों पर जाकर के हमले कर देते थे, वो जो है वो जबकि कनाडा के अंदर जो है वो बड़ा हिंदुस्तानी जो डायस्पोरा है वो बहुत बड़ा है, सिखों का डायस्पोरा भी बहुत बड़ा है। कुछ किया है उन्होंने काम, उसके ऊपर ये है कि वो हमले बंद हो गए हैं। अब आपको कोई उदाहरण वहां से कनाडा से आप निकल करके नहीं आ रहा होगा, कोई खुले में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो या मंदिरों ट्रेड पर आप कुछ बड़ी अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दौरे में? मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी सेक्टर में जो है भारत और कनाडा बहुत नजदीक में ट्रेड डील जरूर करेंगे। रक्षा सौदे की भी बात हुई है। अच्छा। जो मैंने खबर जो पढ़ी थी उसमें था कि भारत एनर्जी और रक्षा के क्षेत्र में जो है वो कनाडा के साथ समझौता करेगा। बड़ा सेक्टर है कनाडा के साथ में इंडिया। हम किस से खरीदें, लेकिन वेनेजुएला से भी खरीदें, अमेरिका से भी खरीदें, अभी तो हमारी जरूरत बहुत है। चलिए, अच्छा एक खबर और दुनिया की उस देश की जिसकी खबर कभी बाहर नहीं आती, इस बार आई किम जोंग उन की खबर। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर थे
और आगे भी रहेंगे। अगले 5 साल के लिए उन्हें फिर से KWP यानी कोरियन वर्कर्स पार्टी का महासचिव चुन लिया गया है। इसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए फिर से देश की कमान किम जोंग के पास ही रहेगी, यह बात क्लियर हो गई। KWP की कई दिनों तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस के अंत में पार्टी महासचिव का ऐलान होता है, लेकिन इस बार चौथे दिन ही किम जोंग को चुन लिया गया। अब इसका मतलब यह हुआ कि किम जोंग सुप्रीम लीडर के पद पर बने रहेंगे। पार्टी कांग्रेस में किम जोंग के फैसलों की सराहना की गई। सबने एक साथ एक सुर में तालियां बजाई, और जब वहां मैं एक सुर कहता हूं तो वहां एक ही सुर में बजती है। हाथ के मूवमेंट भी एक जैसे होते हैं, आवाज भी एक जैसी आती है। और सबने किम जोंग को की अगुवाई में नॉर्थ कोरिया को परमाणु शक्ति की दिशा में आगे से बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था, ये खबर क्यों है? ये खबर इसलिए है क्योंकि कई हफ्तों से ये कयास चल रहे थे कि इस बार किम जोंग जो है अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर करेंगे। अब उत्तराधिकारी कौन हो? तो उत्तराधिकारी में 2 नाम चल रहे थे, किम जोंग की बहन और किम जोंग की बेटी। और बहुत से लोग कह रहे थे कि बहन बहुत पावरफुल है, नॉर्थ कोरिया में सेकंड मोस्ट पावरफुल शख्सियत इनकी बहन है, बेटी की उम्र अभी कम है। लेकिन एक उत्तराधिकारी चुनेंगे तो फिर जाहिर है वो बेटी को बढ़ाएंगे आगे। फिलहाल अभी उस प्रॉब्लम से, उस असमंजस से किम जोंग ने खुद को बचा लिया और कहा 5 साल अभी मैं ही हूं तुम्हारे सर पर, बाकी दूसरा जो आएगा वो बाद की बात है, वो देखी जाएगी। समीर जी, कुछ किम जोंग की भी खबर है? बिल्कुल निश्चित रूप से। और अब ये तो बहुत कोई खबर नहीं, बनना तो उन्हीं को था, कोई दूसरा नहीं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनकी 13 साल की जो बेटी है उसको वो भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। और सारे उनके सार्वजनिक कार्यक्रम में आजकल उनकी बेटी साथ में रहती है। जब चाइना हो गए थे तब उनकी बेटी साथ में गई थी। और परिवार के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि कौन कौन परिवार के अंदर है, लेकिन बेटी को जिस तरीके से वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में लेकर जा रहा है कि भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। उनकी बहन की भी बहुत दखलंदाजी है, लेकिन अब किम है, अभी फिलहाल वो क्या तय करेंगे। फिलहाल तो वो खुद सत्ता में बैठे हुए हैं और जिस तरीके से उनका अभी पूरा पकड़ है पार्टी के अंदर, तो उनका तय था कि वही बनेंगे, कोई दूसरा तो वहां पर अभी है नहीं बनने के लिए। लेकिन भविष्य में उनकी बेटी आएगी, इसकी संभावना नजर आ रही है। लेकिन इसमें जिसमें किम जोंग उनको चुना गया है, किम यो जोंग जो उनकी बहन है, उनको फुल डिपार्टमेंट डायरेक्टर पोजीशन दिया गया है पार्टी की सेंट्रल कमेटी में, जो सेकंड मोस्ट पावरफुल पोजीशन ऑफिशियली दे दी गई, प्रमोट करके। फैमिली को 80 साल तो हो गए उसको संभालते हुए। अब सर देखिए ये अच्छा, और अभी क्या करेंगे? 42-43 साल का है तो है बच्चा बेचारा। चले इस पर कभी कोई डिटेल में खबर निकाल के आपको देंगे नॉर्थ कोरिया की। आज इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, आपका, समीर जी, बहुत धन्यवाद।